बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है आसमान से गिरा। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। ये इन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी। गोया इसने गुज़िश्ता तमाम जुल्मतों के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इन दिनों मेरी तैनाती एक ऐसे कस्बे में थी जो दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़या था। एक रोज़ मैं हस्ब मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। मैं कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, आज सुबह एक नौजवान औरत की लाश मिली है। ये खासी सनसनीखेज इतला थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। कौन है वो औरत? मैंने कांस्टेबल से पूछा। और इसकी लाश कहाँ से मिली है? पता नहीं जनाब, वो बदकिस्मत औरत कौन है? कांस्टेबल ने बताया, वो इस इलाके की नहीं लगती। इसकी लाश इस वक्त दरिया के किनारे पर पड़ी है। ठीक है, तुम कदीर खान को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। ओके सर, कांस्टेबल ने फर्मा बरदारी से कहा और कमरे से निकल गया। कदीर खान एक चुस्त और मामला फहम पुलिस एहलकार था और अपनी काबिलियत की बिना पर वो सिपाही से तरक्की करते हुए ASI के ओहदे तक पहुंचा था। वो मेरी गुड बुक्स में था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने खड़ा था। जी मलिक साहब, हुक्म? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हुक्म नहीं, ड्यूटी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कार्य सरकार के सिलसिले में दरिया की तरफ जाना है। सुना है उधर किसी जवान औरत की लाश मिली है। जी मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपकी आमद का इंतजार कर रहा था। जाए वकुआ पर जाने की तैयारी मुकम्मल है। अब आगे जो आपका हुक्म। बात खत्म करके वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। जब तैयारी मुकम्मल है तो फिर देर किस बात की? मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा और उठकर खड़ा हो गया। हमें फौरी तौर पर रवाना हो जाना चाहिए। मेरे थाने से दरियाए चनाब का किनारा लगभग 3.5 फरलांग के फासले पर था। माह नवंबर का आगाज हो चुका था। फिजा में अच्छी खासी खून की रची बसी थी। धूप अगरचा मौजूद थी, ताहम इसमें तपश नाम की कोई शय नहीं पाई जाती थी। कमो बेश 10 बजे में जाए वकुआ पर पहुंच गया। इस जवान औरत की लाश एक चारपाई पर चादर के नीचे ढकी पड़ी थी। वहां चारपाई के आसपास दर्जन भर से ज्यादा अफराद मौजूद थे और मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयां कर रहे थे। पुलिस की आमद पर वो लाश वाली चारपाई से दूर हट गए। मैंने आगे बढ़कर औरत की लाश के मुंह से चादर हटाने का कसद किया ही था कि अकब में उभरने वाली एक संजीदा आवाज ने मेरे हाथों को ब्रेक लगा दिए। थानेदार जी, जरा ख्याल से, इस बदकिस्मत औरत के बदन पर लिबास वगैरह कुछ भी नहीं है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और मुड़कर तंबीह करने वाले शख्स की तरफ देखा। इसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। इसने तहबंद के ऊपर पापलैन का कुर्ता पहन रखा था। सूरत शक्ल से वो कोई खेत मजदूर नजर आता था। मैंने जब सवालिया नजर से उसे घूरा तो वो जहादीदा शख्स मेरे निगाह के मफहूम को फौरन भांप गया और जल्दी से बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम अल्लाह बख्श है। दरिया से मछलियां पकड़कर इन्हें बाजार में फरोख्त करना मेरा रोजगार है। इस औरत की लाश सबसे पहले मैंने ही देखी थी। मैंने अल्लाह बख्श मछेरे को गर्दन की जंबिश से अपने पास बुला लिया और बाआहिस्तगी इस बदनसीब औरत के चेहरे पर से चादर हटा दी। अगले ही लम्हे मुझे हैरत का एक झटका लगा। इस हैरत में अफसोस का अंसर भी शामिल था। इस बदकिस्मत की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। अगरचे इसकी आंखें बंद थी, ताहम चेहरे के नकूश से वो एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत नजर आती थी। इसके बेजान चेहरे पर अजियत के आसार मुंजमद होकर रह गए थे, जिससे अंदाजा होता था कि इसकी जान बड़े कर्बनाक हालात में निकली होगी। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो कसम पुरसी और लाचारी की इंतहा को छू गई होगी। अल्लाह बख्श के अलावा ASI कदीर खान भी मेरे नजदीक ही खड़ा था। इसने ख्याल आराई की, मलिक साहब, मुझे तो ये खुदकुशी का मामला लगता है। इस औरत ने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी है। कदीर खान, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं कर सकता। इस औरत के चेहरे पर मौजूद कर्ब से अंदाजा होता है
कि इसे अजियत देकर मौत के घाट उतारा गया है। ये खुदकुशी का केस नहीं हो सकता। इस औरत को बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है। थानेदार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह बख्श मछेरा मेरी बात की तायीद करते हुए बोला। मेरा पानी के साथ साल का साथ है। दरिया में डूबकर मरने वालों में ज्यादा तादाद इन अफराद की होती है जो शौकिया वहां नहाने जाते हैं और इन्हें तैराकी का ज्यादा तजर्बा नहीं होता। खुदकशी की वारदातें बहुत कम होती हैं। और एक खास बात, वो बोलते बोलते अचानक रुक गया तो मैंने जल्दी से पूछा, क्या खास बात अल्लाह बख्श? मैं कह रहा था कि वो अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, खास बात यह कि खुदकुशी करने वाला चाहे वो मर्द हो या औरत, वो कपड़े उतार कर अलिफ नंगा दरिया में छलांग नहीं लगाता। अल्लाह बख्श मछेरे ने बड़े नुक्ते की बात उठाई थी। थोड़ी देर पहले जब मैंने मुर्दा औरत के चेहरे से चादर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए थे तो अल्लाह बख्श ने मुझे बताया था कि औरत के बदन पर लिबास नहीं है। औरत की बरहना लाश को दरिया से निकालने का सहरा अल्लाह बख्श ही के सर जाता था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, अल्लाह बख्श, तुमने कब और कैसे इस औरत की लाश को दरिया से निकाला था? जनाब, मैं अपने मामूल के मुताबिक आज भी सुबह ही सुबह अपने जाल और दीगर साजो सामान के साथ मछलियां पकड़ने दरिया पर पहुंचा था। वो बड़े एतमाद से वजाहत करते हुए बोला। फिर जैसे ही मैंने जाल को दरिया में फेंकने का इरादा किया, मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। हैरत और उलझन ने मुझे जाल फेंकने की मोहलत नहीं दी और मैं दीदे फाड़ फाड़ कर दरिया के इस हिस्से को देखने लगा जहां इस औरत की बरहना लाश पड़ी थी। मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, इसलिए दरिया में पानी का वो बहाव देखने में नहीं आता जो मौसम गर्मा में नजर आता है। दरिया की सुस्त रवि के बायस इस औरत की लाश किनारे आ लगी थी। ये दरिया का वो हिस्सा था जहां मैं जाल डालकर मछलियां पकड़ता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, आप मेरे साथ हैं। मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ जहाँ इस औरत की लाश आकर रुक गई थी। मैं जरूर इस जगह का मुआयना भी करूँगा, लेकिन पहले चंद जरूरी बातें हो जाएं। मैंने असाबत में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर मछेरे से पूछा, क्या तुमने अकेले ही इस औरत की लाश को दरिया से निकाला था या किसी और ने भी इस सिलसिले में तुम्हारी मदद की थी? थानेदार जी, मैं एक अलिफ नंगी औरत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। करीब ही खेतों में चंद लोग काम कर रहे थे। मैंने आवाजें देकर इन्हें अपने पास बुला लिया। एक बंदा भागा भागा अपने घर की तरफ गया और एक चारपाई और चादर उठा लाया। इस दौरान में हम दो बंदों ने किसी तरह खींच उठाकर इस औरत को दरिया से बाहर निकाल लिया और जैसे ही चारपाई आई, हमने इस बदनसीब को चारपाई पर डालकर चादर से ढांप दिया और एक बंदे को थाने की जानिब दौड़ा दिया ताकि इस वाक़े की इतला आपको दी जा सके। ये है कुल कहानी जनाब। ये कुल कहानी नहीं, बल्कि अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने अल्लाह बख्श की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने इस औरत को दरिया से निकालकर चारपाई तक पहुंचाया है। क्या तुमने इसके बदन पर चोट या जख्म के निशानात भी देखे हैं? जनाब, सच्ची बात तो ये है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो गहरी संजीदगी से बोला। बस मेरी नज़र ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं किसी औरत को बेलिबास देखूं। बस जैसे तैसे मैंने इस औरत की लाश को चारपाई तक पहुंचा दिया था। अल्लाह बख्श मछेरा एक शरीफ नफ्स इंसान था और सच्चाई इसके चेहरे से झलकती थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो मुझसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं कर रहा था। मैंने इस औरत के चेहरे पर जिस नौइयत के तासरात देखे थे, इनकी रोशनी में लाश का तफसीली तिबी मुआयना बहुत ज़रूरी था। मुझे यकीन था कि इस बदबख्त को जहनी और जिस्मानी अजियत देने के बाद मौत के घाट उतारा गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे इन अंदाजों की ज़्यादा बेहतर अंदाज में तस्दीक कर सकती थी। फौरी तौर पर सबसे अहम मामला इस औरत की शनाख्त का था। इस दौरान में जाए वक़ुआ पर 20-25 अफराद जमा हो चुके थे। ताहम वो लोग मुतवफ़ी औरत की चारपाई से काफ़ी फासले पर खड़े बाहिमी गुफ्तगू में मुख्तलिफ किस्म की ख्याल आराइयाँ कर रहे थे। मैंने बारी बारी इन्हें अपने पास बुलाकर मुर्दा औरत का चेहरा दिखाया ताकि शनाख्त के मराहिल की तकमील हो सके, लेकिन आधे घंटे की इस शनाख्त परेड के बाद कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हुआ। ताहम ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि इस औरत का हमारे कस्बे से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था।
जनाब का बहाव मशरक़ से मगरिब की सिमत था। इसका मतलब था कि वो नामालूम मुतवफ़ी औरत बालाई तरफ से पानी के साथ बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची थी। मेरी मालूमात के मुताबिक मशरक़ी जानिब यानी दरिया के बालाई हिस्से की तरफ सबसे नज़दीकी गांव लगभग 8 मील के फासले पर वाक़ था। इस गांव का नाम करमकोट था। वहां का करता धरता नंबरदार राना नवाज मेरे शनासाओं में से था। अगर ये फर्ज कर लिया जाता कि इस नामालूम औरत की लाश को करमकोट के इलाके से दरियाबुर्द किया गया था, तो फिर मुझे तफ्तीश के लिए करमकोट का रुख करना था। अगर इधर भी इस औरत के हवाले से कोई सुराग ना मिलता, तो फिर मशरिक़ बईद यानी मजीद पीछे की तरफ जाना था, क्योंकि ये बात तो तय थी कि औरत की लाश मशरक़ की सिमत से बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची थी और करमकोट से हमारे कस्बे के दरमियान और कोई गांव देहात नहीं पड़ता था। मैंने अल्लाह बख्श से पूछा, तुमने लगभग कितने बजे औरत की लाश को देखा था? 7 बजे होंगे जी। इसने एक लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया। मैं इसी वक्त दरिया पर पहुंचा था जनाब। इन दिनों दरिया पूरी तरह पानी से भरा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार खासी सुस्त नजर आ रही थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक दरिया के पानी की रफ्तार 5-6 मील फी घंटा रही होगी। अगर मच्छेरे अल्लाह बख्श ने 7 बजे इस नामालूम औरत की लाश को दरियाफ्त किया था, तो इसका मतलब यही था कि 5 बजे के बाद ही इस बदकिस्मत को करमकोट से दरियाबुर्द किया गया होगा। करमकोट के हवाले से ये मेरा कयास था। ऐन मुमकिन था वो औरत दूर कहीं पीछे से पानी में बहते हुए हमारे इलाके में पहुंची हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं था कि वो हमारे इलाके में पहुंचते ही अल्लाह बख्श की नज़र में आ गई हो। ये भी हो सकता था कि वो लाश अल्लाह बख्श की आमद से बहुत पहले वहां पहुंच गई हो। अल्लाह बख्श, मैंने मछेरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहां से इस औरत की लाश को निकाला गया है। आए जी मेरे साथ। वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला और दरिया के किनारे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैंने एएसआई कदीर खान को चारपाई के पास रुकने के लिए कहा और खुद अल्लाह बख्श की तकलीद में दरिया की सिमत बढ़ गया। वो मुझे अपने साथ उस मकाम तक ले गया जहां खड़े होकर वो दरिया में जाल फेंका करता था। मैंने यहाँ खड़े खड़े इस औरत की बरहना लाश देखी थी थानेदार साहब। वो दरिया के अंदर उस जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां पड़ी थी वो। मैंने मछेरे के इशारे की तकलीद में निगाह दौड़ाई तो चौंक उठा। अल्लाह बख्श एक टिकरी पर खड़े होकर दरिया में जाल फेंका करता था। वो जहां जाल डालता था वहां दरिया के कटाव की वजह से एक नन्ही मुन्नी सी खाड़ी बन गई थी और पानी भी रुका हुआ था। इसी रुके हुए पानी की वजह से वहां मछलियां आकर जमा हो जाती होंगी। अगर इस औरत की लाश इसी कटाव वाले मकाम से मिली थी, तो फिर ये कहना या बताना आसान नहीं था कि वो कब वहां पहुंची होगी। ऐन मुमकिन था वो लाश सरे शाम ही वहां आकर फंस गई हो। मैंने टीकरी पर खड़े खड़े अल्लाह बख्श से सवाल किया, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है 2 बंदों ने खींच उठाकर इस औरत की लाश को चारपाई तक पहुंचाया था। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? इस बंदे का नाम फीका है जी, फीका कोचवान, मछेरे ने जवाब दिया। क्या फीका कोचवान भी इन लोगों के अंदर मौजूद है? थोड़ी देर पहले तो था जनाब। वो वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मगर अब नजर नहीं आ रहा। फिर उसने बाकायदा आवाज भी दे डाली, ओए फीके इधर आ। मगर फीका कोचवान वहां मौजूद नहीं था। मुझे बताया गया कि वो अपने घर जा चुका है। मैंने फीका से पूछ-गुछ वाला मामला बाद पर छोड़ा और मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद नामालूम मुतवफ़ी औरत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिले अस्पताल भिजवा दिया। अगले रोज मैं एएसआई कदीर खान को थाने में छोड़कर कांस्टेबल बासत अली के साथ मौदा करमकोट की जानिब रवाना हो गया। करमकोट हमारे कस्बे से 8 मील के फासले पर मशरकी सिमत में वाक़या एक छोटा सा गांव था, जो दरियाए चनाब के किनारे से महज 1 फरलांग की दूरी पर था, और ये 1 फरलांग खेतों पर मुश्तमिल इलाका था। जैसा कि मैंने बताया, करमकोट एक छोटा सा गांव था। ज्यादा से ज्यादा 60 घर होंगे वहां। नंबरदार राना नवाज इन 200-250 नफूस की आबादी के लिए चौधरी की हैसियत रखता था। मेरी चूंकि राना नवाज से पुरानी शनासाई थी, इसलिए हमें फौरन ही इस हवेली की बैठक में पहुंचा दिया गया, और इससे पहले कि राना खुद बैठक में दाखिल होता, इसके मुलाजमों ने हमारी खातिर तवाज़ा के लिए खाने पीने का अच्छा खासा सामान भी लाकर हमारे सामने रख दिया। थोड़ी ही देर में राना नवाज बैठक के दरवाजे पर नमूदार हुआ और अस्सलाम वालेकुम का नारा लगाते हुए अंदर आ गया।
हम वालेकुम सलाम कहते हुए उठकर खड़े हो गए। इसने बारी बारी हम दोनों से बड़ा गर्मजोश मुसाफा किया। फिर हमारे सामने बैठते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं? पहले तो इसकी बात मेरे पल्ले ना पड़ी, लेकिन जब मैंने इसकी निगाह का ताक़ुब किया तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इसका इशारा हमारे सामने मेज़ पर सजी अल्लाह की मुख्तलिफ नेमतों की तरफ था। खाने पीने की चीज़ों को इंतज़ार नहीं कराते मलिक साहब, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बिस्मिल्लाह करें जनाब, बातें तो होती ही रहती हैं और होती ही रहेगी। जी हाँ राना जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने हाथों को मेज़ की जानिब जंबिश देते हुए कहा, जब तक इंसान जिंदा रहता है बातों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। मेरी देखा देखी कांस्टेबल बासत अली ने भी सारे तकल्लुफात को एक तरफ रख दिया था और इस कार खैर में राना नवाज भी हिस्सा बकदरे हब्सा शामिल हो गया था। राना डील डॉल वाला एक हट्टा कट्टा शख्स था और इसे खाने और खिलाने का बहुत शौक था। ये बात मेरे तजर्बे में आई है कि जिन लोगों को खाने का शौक होता है वो खाना पकाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। राना भी बदस्ते खुद बहुत सी डिशें बनाने में माहिर था, जिनमें पाया का नंबर सबसे ऊपर था। लगता है आज किसी खास मार्के पर निकले हुए हैं आप? राना ने सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए कहा, किसी खतरनाक मुजरिम को खोजते हुए आप यहाँ पहुंचे होंगे वरना। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके टटोलते हुए अंदाज में मुझे देखा, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, वरना आपके पास इतनी फुर्सत कहाँ कि सिर्फ मेल मुलाकात के लिए आप बावर्दी मेरे पास चले आए। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है राना जी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पेशा वराना मसरूफियत कहीं आने जाने और मिलने मिलाने का मौका ही नहीं देती। इस वक्त भी मैं कार सरकार पर ही हूँ, मगर ये किसी खतरनाक मुजरिम की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि तलाश गुमशुदा का किस्सा है। तलाश गुमशुदा? इसने उलझन ज़्यादा नज़र से मुझे देखा और बोला, ये किस किस्म का किस्सा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं समझाता हूँ, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक करमकोट की आबादी 200-250 अफराद से ज़्यादा नहीं होगी। जी आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। 250 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 होगी। अल्लाह आपका भला करे राना जी, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इन 300 में से अगर हम ऐसे 100 अफराद को अलग कर दें जिनकी उम्रें 15 साल या इससे कम हैं तो बाकी 200 रह जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, राना जी हम फर्ज कर लेते हैं कि बाकी बचे रहने वाले 200 अफराद में 100 औरतें और 100 मर्द हैं। इन 100 औरतों में से मुझे एक ऐसी जवान औरत की तलाश है जो खूबसूरत और दिलकश भी हो मगर इस वक्त गांव में मौजूद ना हो। तलाश गुमशुदा के अल्फाज में मैंने इसी औरत के लिए इस्तेमाल किए हैं, मगर वो है कौन? वो सरसराती हुई आवाज में बोला, ये तो आप पता करके बताएंगे राना जी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप करमकोट के करता धरता हैं। गांव की 100 औरतों को चेक करा के ये मालूम करना कि इनमें से कौन गांव में मौजूद नहीं, ये आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर ये मालूमात हासिल कर लूंगा, मगर आप भी बुझारते न डालें। साफ साफ बताएं कि तलाश गुमशुदा के पीछे कौन सी कहानी है। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में राना नवाज को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसने निहायत ही तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिंड की किसी औरत ने दरिया में कूद कर खुदकशी की है? खुदकशी नहीं राना जी, कत्ल कहें। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरे पेशेवराना तजर्बे के मुताबिक इस औरत को बाकायदा मौत के घाट उतारने के बाद दरिया बुर्द किया गया है। और वैसे भी, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक मुजम्मिल सी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, वैसे भी जालिम माँ बाप से आजिज या ससुराल की सताई हुई जो औरतें दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान की बाजी हार जाती हैं, इनके जिस्म पर लिबास बहरहाल मौजूद होता है। वो खुद को सुपर्द मौत करने से पहले बेलिबास होकर दरिया में नहीं कूदा करती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें राना जी। वो गहरी सोच में डूब गया, फिर सरसराते हुए लहजे में बोला, आपकी बात में वजन है मलिक साहब,
गोया आपका मतलब ये है कि जिस जवान औरत की लाश आपको अपने इलाके से मिली है, इसका ताल्लुक हमारे पिंड से है और उसे कत्ल करने के बाद करमकोट से दरिया में फेंका गया है। इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता राना साहब, मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। हमारे इलाके से लाश मिलने का मतलब ये है कि वो कहीं पीछे से बहते हुए वहां तक पहुंची है। इस जानिब सबसे पहले आपका गांव करमकोट ही पड़ता है, इसलिए मैंने तफ्तीश का आगाज यहाँ से किया है। आप अपने गांव को चेक तो कराएं। राना नवाज नंबरदार ने माकूलियत का मुजाहरा करते हुए अपने दो खास बंदों को बुला लिया, फिर इन्हें मेरे सामने ही हंगामी हिदायत देकर रवाना कर दिया। इन बंदों ने राना को यकीन दिलाया कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। हमारे दरमियान दोबारा इस नामालूम मुतवफ़ी औरत के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। ये भी तो हो सकता है मलिक साहब, राना नवाज ने गहरी संजीदगी से कहा, इस बदनसीब औरत को पीछे कहीं से दरिया में फेंक दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन तफ्तीश का तकाजा यही है कि मैं सबसे पहले आपका गांव चेक करूं। अगर यहां से क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर मैं मजीद पीछे जाऊंगा। मलिक साहब, फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो तशवीश भरी नज़र से मुझे देखने लगा। कैसी मुश्किल राना जी, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। हमारे गांव से आप ऊपर मशरिक की तरफ जाएंगे तो पहला गांव 10 मील के फासले पर पड़ेगा, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर इसके बाद अगला गांव 15 मील पर है, इससे अगला गांव 8 मील दूर, और इसके बाद फिर बॉर्डर तक कोई गांव नहीं है। क्या आप इस औरत का अता पता ढूंढते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाने का इरादा रखते हैं? मैं ना तो कोई ऐसा इरादा रखता हूँ और ना ही इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत पेश आएगी। इस नामालूम मुतवफ़ी औरत का ताल्लुक इसी धरती से है, और जहाँ तक मुश्किल हो जाने का सवाल है तो मैंने फ़र्ज की बजा आवरी के दौरान में कभी आसान और मुश्किल में फ़र्क नहीं किया। अल्लाह आपको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए, राना ने खलूस दिल से कहा। मैंने इसके खलूस को खिराज तहसीन पेश कर दिया। आमीन। थोड़ी ही देर में राना नवाज के बंदे वापस आ गए। राना ने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लिया, फिर तहक़माना अंदाज में पूछा, क्या रिपोर्ट है? सब ठीक ठाक है राना साहब, इनमें से एक ने बताया। ठीक ठाक से तुम लोगों की क्या मुराद है? राना ने सवाल किया। मतलब ये जी के गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों में मौजूद हैं, राना को बताया गया। इनमें से कोई एक भी कम नहीं। जब नंबरदार अपने बंदों को इस मिशन पर भेज रहा था तो इन्हें मामले की संगीनी के बारे में मुख्तसरन बताकर यह हिदायत भी कर दी थी कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यानी राना के वो दोनों बंदे इस बात से वाकिफ थे कि कल सुबह हमारे इलाके में दरिया में से किसी खूबसूरत और दिलकश औरत की लाश मिली है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने राना से कहा, राना जी, आज नवंबर की 6 तारीख है। इस बदनसीब औरत की लाश हमें पिछले रोज यानी 5 नवंबर की सुबह मिली थी, और इसकी हालत से अंदाजा होता था कि इसे 4 नवंबर की तारीख में किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया होगा। राना सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, इससे आपका क्या मतलब है जनाब? मतलब बहुत सीधा और वाज़ेह है राना जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस नामालूम औरत की मौत 4 नवंबर को वाक़या हुई थी। आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों में मौजूद हैं। ये भी तो हो सकता है कि 2-3 या फिर 4-5 दिन पहले कोई जवान औरत किसी दूसरे इलाके से करमकोट आई हो और फिर वापस ना गई हो। मेहमानों के हवाले से भी गांव को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात समझ गया थानेदार साहब, राना के बंदों में से एक ने बड़े एहतराम से कहा। हमने इस बात को जहन में रखते हुए भी पूछगिछ की है। फिर इस पूछगिछ का क्या नतीजा बरामद हुआ? मैंने इस शख्स के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। कोई खास बात सामने आई है? जी हाँ, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक बात पता तो चली है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें कुछ खास है या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर लूँगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम मुझे बताओ वो बात है क्या? मलिक साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं इन पर बहुत भरोसा करता हूँ और ये भी मुझ पर भरोसा करके ही यहाँ आए हैं। नंबरदार नवाज ने अपने बंदे से कहा, तुम हर बात साफ साफ इनको बता दो। ठीक है जी, आपका हुक्म सर। आंखों पर वो राना नवाज की तरफ देखते हुए बोला।
मैं थानेदार साहब को सब कुछ बता देता हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। राना के बंदे ने जो तफसील बताई, इसका लब्बे लुबाब कुछ इस तरह था कि करमकोट के एक घर में एक हफ्ता पहले एक जवान और खूबसूरत औरत आई थी। वो चंद दिन इस घर में रही, फिर 2 रोज पहले वो कहीं चली गई थी। वो खूबसूरत औरत कहाँ से आई थी, किसके घर में आई थी और फिर कहाँ चली गई? मैंने इस आदमी के खामोश होने पर एक ही सांस में मुतअद्दिद सवाल कर डाले। इसके जवाब के मुताबिक वो खूबसूरत औरत रहमत चाची के घर में आई थी और इस रहमत चाची का घर करमकोट के आखिरी किनारे पर जोहड़ के सामने वाक़या था। इस आदमी ने बात मुकम्मल की तो मैंने राना नवाज की तरफ देखते हुए कहा, राना जी, मैं अभी और इसी वक्त रहमत चाची से मिलना चाहता हूँ। राना ने अपने आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम सिराजे की माँ की बात कर रहे हो ना? मज़कूरा आदमी ने असाबत में गर्दन हिला दी। जी राना जी। मलिक साहब, राना मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, ये चाची रहमतें अपने बेटे सिराज दीन के साथ गांव के आखिरी सिरे पर रहती है। सिराजी की शादी हो चुकी है मगर अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लोगों का ख्याल है कि सिराजी की बीवी जमीला एक बांझ औरत है। वो सांस हमवार करने के लिए लम्हे भर को रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं बंदे को भेजकर चाची रहमते बल्कि इसके घर के सारे लोगों को इधर हवेली ही में बुला लेता हूँ। फिर आप इनसे जी चाहे जितनी भी पूछ प्रतीत करते रहना। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने कतई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मैं खुद जाता हूँ रहमते के घर। आप अपने बंदे को मेरे साथ भेज दें ताकि वो घर की निशानदेही कर सके। नंबरदार ने मेरा अटल अंदाज देखा तो बहस नहीं की और अपने बंदे को हमारे साथ रवाना कर दिया। हम हवेली से बाहर आए तो सदीक कोचवान ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? शायद मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि हम एक तांगे पर सवार होकर करमकोट आए थे। सदीक इसी तांगे का कोचवान था। ये रफीक और फीका कोचवान का बड़ा भाई था। रफीक कोचवान से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। ये वही शख्स था जिसने मच्छेरे अल्लाह बख्श के साथ मिलकर इस नामालूम औरत की लाश को दरिया से निकाला था। तुम इधर ही तांगे के पास रुको, मैंने सदीक कोचवान के सवाल के जवाब में कहा। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, जो सरकार की मर्जी। वो फर्मा बरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। हम राना नवाज के आदमी की रहनुमाई में करमकोट के अंदर से गुजरकर आखिरी सिरे की जानिब बढ़ने लगे। करमकोट 200-250 नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। जल्द ही हम इस जौहर के करीब पहुंच गए जिसके सामने चाची रहमते का घर वाक़या था। मैंने राना के बंदे को फारिग कर दिया और कांस्टेबल बासत अली के हमरा मतलूबा घर की सिमत बढ़ने लगे। वो दरअसल 2 घर थे जो पहलू ब पहलू बने हुए थे। इनमें से एक में रहमत बीबी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी और दूसरे घर के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं थी। ये ठीक है कि राना नवाज से मेरी पुराना शनासाई थी और इससे पहले भी मैं 2 बार करमकोट आ चुका था, मगर वो आना किसी तफ्तीश का हिस्सा नहीं था। बहरहाल रहमत बीबी के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने बासत अली से कहा, दरवाजे पर दस्तक दो। मैं खुद जरा हटकर एक तरफ खड़ा हो गया था। कांस्टेबल ने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। थोड़ी ही देर के बाद अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, कौन है? इसके साथ ही घर के सहन में किसी के चलने की आवाज भी उभरी। मुझे अंदाजा कायम करने में देर नहीं लगी कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। अगले ही लम्हे दरवाजा जरा सा खुला और एक औरत ने झांक कर बाहर देखा। हम पर नजर पड़ते ही वो बेसाख्ता बोली, हाय वे रब्बा, पुलिस! जमीला, बाहर कौन है? घर के अंदर से एक दूसरी निस्वानी आवाज ने दरवाजा खोलने वाली से पूछा। हम दोनों इस वक्त पुलिस की वर्दी में थे, इसीलिए दरवाजा खोलने वाले ने हमें देखते ही हाय वे रब्बा पुलिस का नारा लगाया था। पुलिस को अचानक अपने सामने देखकर चौंक जाना तो एक आम सी बात है, मगर घबरा जाना कुछ ना कुछ खास मायने रखता था। वो औरत ना सिर्फ खौफजदा हो गई थी बल्कि इसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश भी की थी। ताहम मैंने दरवाजे के बीच पांव फंसाकर इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। वो औरत दरवाजे ही में रुककर सवालिया नजर से मुझे तकने लगी। अंदर वाली औरत ने उसे जमीला कहकर मुखातिब किया था। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में सिर्फ 2 औरतें रहती थीं, एक रहमत बीबी और दूसरी इसकी बहू जमीला। और यही जमीला इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। इसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी।
इसने शोख रंगों वाला भड़कीला लिबास पहन रखा था जो चुस्त होने की वजह से इसके बदन में फंसा हुआ था। वो एक फरबा अंदाम औरत थी। इस हबसे की औरतें चुस्त लिबास पहनने से अमूमन एतराज बरतती हैं, मगर ये जमीला तो उल्टी गंगा बहा रही थी। मैंने खंकार कर गला साफ किया और कहा, जमीला, मैं तुम्हारी सास रहमत बीबी उर्फ चाची रहमते से मिलने आया हूँ। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। अंदर से एक मर्तबा फिर रहमती की आवाज़ उभरी, और जमीला, दरवाजे पर खड़ी किसके साथ कचहरी कर रही हो? बताओ तो सही, बाहर कौन है? चाची, थानेदार साहब आए हैं तुमसे मिलने, जमीला ने बावाज़ बुलंद कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं चाची को भेजती हूँ जी। आपको चाची ही से काम है ना? मुझे तुम तीनों ही से काम है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तीनों से? वह दीदे घुमाते हुए बोली, कौन तीनों? अपनी बातचीत से जमीला खासी तेज तरार लगती थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए बताया, जमीला, रहमत बीबी और सिराजदीन उर्फ सिराजा से। अब आई समझ में बात? मगर सिराजा तो इस वक्त घर में नहीं है। वो जल्दी से बोली, आप हम तीनों से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? हमने क्या जुर्म किया है जी? मैंने अभी जुर्म सजा वाली कोई बात नहीं की थी और वो चालाक औरत जुर्म का जिक्र निकाल कर लाई थी। मैंने बदसूर इसकी आंखों में झांकते हुए सपाट आवाज में कहा, जमीला, किसने क्या जुर्म किया है और इस जुर्म की क्या सजा होना चाहिए, इस बात का फैसला तो बाद में होगा। फिलहाल मैं तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और ये ज़रूरी बातें यूं गली में खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? इसने एक लम्हे सोचा, फिर दरवाजे से हटते हुए बोली, आप अंदर आ जाएं। जमीला चालाक और तेज तरार होने के अलावा मामला फहम औरत भी थी। इसने मेरे अंदाज और तेवरों से अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इसने मुझे घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी तो ये काम मैं ज़बरदस्ती भी कर लूँगा। जब ही इसने पसपाई की राह इख्तियार कर ली थी। जब मैं जमीला के घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे यूं लगा जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा हो। रहमत बीबी के घर के सामने तो बाकायदा कोई गली भी नहीं थी। वहां एक खुला मैदान था जिसके वस्त में एक बड़ा जोहर नजर आ रहा था। गोया वहां किसी के छुप कर मुझे देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अपने एहसास को वहम के खाते में डाला और घर में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद हम सब बैठक में बैठे हुए थे। हम सब से मुराद है मैं, बासित अली, जमीला और इसकी सास रहमत बीबी। रहमत बीबी की उम्र 60 को छूती हुई नजर आती थी। इसकी हरकत और सकनात और देखने के अंदाज से मुझे पता चल गया था कि इसकी बिनाई खासी कमजोर थी। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार पुत्र, की हो जाए, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? चाची, आपकी बारी भी आएगी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पहले मैं जरा तुम्हारी बहू से निमट लूं। फिर मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि दरवाजे पर 2 पुलिस वालों को खड़े देखकर तुमने दरवाजा बंद करने की कोशिश क्यों की थी? इस किस्म की हरकत तो वही बंदा कर सकता है जिसने कोई खतरनाक जुर्म कर रखा हो या जुर्म करने जा रहा हो। वो जी, मैं आप लोगों को देखकर घबरा गई थी। वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली, आज से पहले कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आई, इसलिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो नॉर्मल अंदाज में बात करने के दौरान में मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस पर गहरी नज़र रखते हुए सवाल किया, तुम्हारा घर वाला कहाँ गया है? वो जी, आज सुबह हाफिजाबाद गया है जी, जमीला ने बताया। खैरियत? मैंने पूछा। हाफिजाबाद वो क्या लेने गया है? सिराजे का डंगरों का कारोबार है पुत्र, चाची रहमते ने बताया। वो माल मवेशी की खरीदो फरोख्त के लिए पिंड पिंड नगर नगर घूमता रहता है। 1-2 दिन में वो हाफिजाबाद से वापस आ जाएगा। पर पुत्र, वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि हमारे घर में क्या लेने आए हो। हमसे ऐसी क्या खता हो गई है कि आपको यहाँ आना पड़ा? चाची, बात दरअसल ये है कि मैं एक जवान और हसीन औरत की तलाश में करमकोट आया हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया।
मुझे पता चला है कि वो औरत पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे घर में थी और 2 दिन पहले यहाँ से गई है। मैंने घुमा फिरा कर बात की थी ताकि इनकी जबान से सुनकर अंदाजा कर सकूं कि माजरा क्या है। रहमत बीबी मेरी बात के मुकम्मल होने पर जल्दी से बोली, थानेदार पुत्र, आप कहीं आबदा की बात तो नहीं कर रहे? आबदा कौन? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आबदा मेरी अकलौती बेटी है जी, वो वजाहत करते हुए बोली। वही 8-10 दिन पहले यहाँ रहकर 2 दिन पहले गई है। कहाँ गई है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। अपने मियाँ के साथ ससुराल गई है, उसने जवाब दिया। जमीला अपनी सास की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आबदा की इधर वजीराबाद में शादी हुई है। अपने खामद से लड़ झगड़ कर मेके आ गई थी। वो लगभग 10 दिन यहाँ रही है। 2 दिन पहले इसका खामद जुबैर आया था, मना कर ले गया है, मगर आप? वो लम्हाती तवक्कुफ करके शक भरी नजर से मुझे तकने लगी। फिर पूछा, मगर आप आबदा की तलाश में यहाँ क्यों आए हैं? सब खैरियत तो है ना? पुत्र थानेदार, सच सच बता, ये मामला क्या है? रहमत बीबी घबराए हुए लहजे में बोली, मेरी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? ऊंच नीच के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि मैं जिस खूबसूरत और दिलकश औरत की तलाश में आया हूँ वो तुम्हारी बेटी ही थी या कोई और? कोई और? क्या मतलब जी? जमीला ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया है कि कोई खूबसूरत औरत हफ्ते 10 दिन तुम्हारे घर में रहकर गई है, वो भी करमकोट ही से ताल्लुक रखते हैं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। जाहिर है वो तुम्हारी बेटी आबदा को भी अच्छी तरह जानते होंगे, मगर उन्होंने एक बार भी आबदा का जिक्र नहीं किया। इससे ये जाहिर होता है मैं जिस औरत की तलाश में हूँ वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। फिर वो कौन हो सकती है? रहमत बीबी उलझन ज़दा अंदाज में बोली, यहाँ तो आबदा के सिवा और कोई आया ही नहीं। मेरा मतलब है कोई और औरत इस घर में नहीं आई। फिर इन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर आबदा के सिवा कोई औरत यहाँ नहीं आई तो फिर वो कौन थी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? ये तो आप जाकर इन्हीं लोगों से पूछें जिन्होंने झूठ बोला है। जमीला बेजारी से बोली, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? इन लोगों से तो मैं जरूर पूछूंगा, मैंने जमीला की आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। और ये बात जहन नशीन कर लो कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। परेशानी की बात तो इस वक्त होती अगर मैं तुम तीनों को थाने बुलाकर तफ्तीश करता। वो दोनों सास बहू सरासीमा नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। मैंने जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे घर में आबदा की कोई तस्वीर वगैरह भी रखी हुई है? जी, एक आध तस्वीर मिल जाएगी, इसने जवाब दिया। ठीक है, वो तस्वीर लाकर मुझे दिखाओ, मैंने कहा। जमीला उठी और बैठक से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। मैं इस नुक्ते पर गौर करने लगा कि राना नवाज के बंदों ने जो इतला दी थी, अगर वो रहमत बीबी के बारे में थी तो फिर आबदा का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं था। इनके अंदाज से तो यही झलकता था कि वो किसी ऐसी औरत का जिक्र कर रहे हैं जिसका करमकोट से कभी कोई ताल्लुक न रहा हो। खैर, इस नुक्ते को हल करने के लिए मुझे एक बार फिर राना नवाज की हवेली जाना था। थोड़ी ही देर के बाद जमीला एक तस्वीर लेकर बैठक में आ गई। मैंने इसके हाथ से वो तस्वीर लेकर बगौर इसका जायजा लिया। इस तस्वीर में आबदा अपने शौहर जुबैर के साथ नजर आ रही थी। ये बात मुझे जमीला ने बताई थी कि तस्वीर में नजर आने वाला मर्द आबदा का शौहर जुबैर है। मैं लगभग 2 मिनट तक इस तस्वीर का मुआयना करता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस नामालूम औरत की लाश अल्लाह बख्श मछेरे ने दरिया से निकाली थी वो हरगिज आबदा नहीं थी, वो कोई दूसरी ही बदनसीब औरत थी। जमीला ने मुझे सोच विचार में डूबा हुआ देखा तो एक बार फिर वही सवाल कर डाला जो 2-3 मर्तबा पहले भी कर चुकी थी। थानेदार जी, अब तो बता दें कि इस औरत का क्या किस्सा है जिसकी तलाश में आप करमकोट आए हैं। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इंसाफ बहू को दरिया से मिलने वाली इस नामालूम खूबसूरत औरत की लाश के बारे में बता दिया और साथ ही इस बात का इजाफा भी कर दिया कि वो औरत आबदा नहीं है। ये सुनकर रहमत बीबी की जान में जान आई कि इसकी बेटी जिंदा सलामत है। आप लोग मुझे आबदा की ससुराल का एड्रेस नोट करवा दो।
मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं वजीराबाद जाकर खुद चेक करूंगा। अब किसी चेकिंग की क्या जरूरत है थानेदार साहब? जमीला बरहमी से बोली, आपने खुद तो तस्दीक की है कि आपको जिस औरत की तलाश है वो आबदा नहीं है, मगर अभी इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी कि मेरी मतलूबा औरत हफ्ते 10 दिन इस घर में रुकी थी या नहीं। मैंने तेज नजर से उसे घूरते हुए कहा, तो क्या आपको हमारी बात का यकीन नहीं है? वो खफगी आमेज अंदाज में बोली, अगर हम यूं ही खामोशी और शराफत से हर किसी की बात का यकीन करने लगे तो फिर हो गई थानेदारी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप लोगों ने जो कहा वो मैंने सुन लिया। यहाँ आने से पहले मुझे दूसरे लोगों ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे जहन में महफूज है। तहकीक और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने मानीखेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो वो दोनों उलझन ज़्यादा नजरों से मुझे तकने लगी। मैंने कहा, एक बात और ये कि जब सिराजुद्दीन अपने कारोबारी दौरे से वापस आ जाए तो उसे मेरे पास थाने भेज देना, मैं इससे भी पूछगुछ करूंगा। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं आबदा की ससुराल वाक़या वजीराबाद का तफसीली एड्रेस नोट करके चाची रहमते के घर से निकल आया। जब मैं कांस्टेबल बासत अली के साथ रहमते चाची के घर से निकल रहा था तो एक बार फिर वही एहसास हुआ जैसे कि कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। ऐसा एहसास इस वक्त भी हुआ था जब मैं इस घर में दाखिल हो रहा था। इस बार मैंने अपने एहसास को वहम नहीं जाना और चारों जानिब निगाह दौड़ाकर ये जांचने की कोशिश की कि ऐसा कौन है जो चुपके चुपके मुझ पर नजर रखे हुए है। मगर बावजूद कोशिश के मैं इस पुरस्रार नामालूम शख्सियत को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे इस एहसास का मामला इतना अहम नहीं था जितना कि इस नामालूम खूबसूरत औरत का सुराग लगाना जिसकी लाश गुज़िश्ता रोज दरिया के अंदर से मछेरे अल्लाह बख्श ने निकाली थी। लिहाजा मैं अपने जहन को झटक कर राना नवाज की हवेली की जानिब चल पड़ा। रास्ते में बासत अली ने मुझसे कहा, मलिक साहब, मुझे ऐसा लगा है कि ये दोनों औरतें आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब तो हम उनके घर से बाहर निकल आए हैं। अगरचे मेरा ख्याल भी यही था, ताहम मैंने अपनी दिली जज्बात को पोशीदा रखते हुए कांस्टेबल से पूछा, तुम्हें उनकी किस बात से ऐसा लगा है? मैंने महसूस किया है कि वो आपसे बात करते हुए बहुत घबरा रही थी। बासत अली ने जवाब दिया, बहुत ही सोच सोच कर और नाप तोल कर जवाब दे रही थी। पुलिस की वर्दी की बड़ी दहशत होती है बासत अली, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बड़े बड़े पुलिस को सामने देखकर हिरासा हो जाते हैं। ये तो फिर दो औरतें हैं, हो सकता है यही बात हो। वो सादगी से बोला। मैंने कहा, बासत अली, मेरी एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। समंदर और औरत की फितरत ये है कि ये दोनों किसी भी शय को ज्यादा अरसे तक अपने पेट में नहीं रख सकते। अगर जमीला और इसकी सास ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी की है तो मेरी कड़ी तफ्तीश बहुत जल्द इन्हें सब कुछ उगलने पर मजबूर कर देगी। वो असाबत में सर हिलाकर रह गया। हम बातें करते हुए राना नवाज की हवेली में पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद मैं राना के साथ बैठक में बैठा हुआ था। कांस्टेबल बासत को मैंने बाहर तांगे में छोड़ दिया था। नंबरदार राना नवाज ने मुझसे पूछा, जी मलिक साहब, कुछ पता चला इस खूबसूरत औरत का जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में राना को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर कहा, आप अपने उस बंदे को बुलाएं जिसने आकर मुझे बताया था कि चाची रहमते के घर में कई दिनों से एक खूबसूरत अजनबी औरत ठहरी हुई थी जो 2 दिन पहले चली गई है। यकीनन इसका इशारा चाची रहमते की बेटी आबदा की तरफ तो नहीं हो सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। आबदा तो इधर करमकोट ही में पल बढ़कर जवान हुई थी और हमारी नजरों के सामने ही ब्याह कर वो यहाँ से वजीराबाद गई है। वो जेदा और मुश्ताका के लिए अजनबी कैसे हो सकती है? ये जेदा और मुश्ताका वही 2 बंदे थे जिन्हें राना ने नामालूम औरत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था और जेदा ने आकर बताया था कि चाची रहमते के घर में कोई अजनबी खूबसूरत औरत हफ्ता 10 दिन ठहरी थी। अब ये जेदा ही इस बात की वजाहत कर सकता था कि उसने किस बिना पर इतनी बात की थी। राना जी, आप जेदा को फौरन यहाँ बुलाएं, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। मैं इससे पूछगुछ करना चाहता हूँ। फौरी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। अगर आप शाम तक रुकते हैं तो फिर ठीक है।
शाम तक रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता राणा जी, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। फिर पूछा, अभी जेदा को यहाँ बुलाना मुमकिन क्यों नहीं है? असल में थोड़ी देर पहले मैंने जेदा और मुश्ताका को किसी जरूरी काम से करमकोट से बाहर भेजा है। राणा वजाहत करते हुए बोला, वो शाम तक ही वापस आएंगे। अगर आपका फौरी तौर पर वापस जाना जरूरी है तो आप रवाना हो जाएं। मैं जेदा को आपके पास थाने भेज दूंगा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। हमारे दरमियान मजीद 10-15 मिनट तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फिर मैं वहां से उठ आया। राना का बड़ा शदीद इसरार था कि मैं दिन का खाना इसकी हवेली में खाकर जाऊं, मगर मेरा जहन इस केस में इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि मैं मजीद 1 मिनट भी वहां नहीं रुक सकता था। लिहाजा वापसी की राह इख्तियार करने में मैंने ताखीर से काम नहीं लिया। जब हमारा तांगा दरिया के किनारे कच्चे रास्ते पर करमकोट से थाने की जानिब बढ़ रहा था तो मस्जिद में ज़ोहर की अजान की सदा गूंजने लगी। तांगे पर सवार होते ही मैंने अपने और राना के बीच होने वाली हालिया बातचीत से बासित अली को आगाह कर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद बासित अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, नंबरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आपकी नज़र में वो कैसा बंदा है? अच्छा भला मानस बंदा है, मैंने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तुम किस हवाले से पूछ रहे हो? जनाब, सच्ची बात यह है कि मुझे नंबरदार में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। कैसी गड़बड़, जरा खुलकर बताओ। मैं सवालिया नज़र से बासित अली को देखने लगा। जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, पहले इसने अपने बंदों को गांव का सर्वे करने भेज दिया, जिसके नतीजे में जेदा एक सनसनीखेज खबर भी लाया। यूं ही महसूस हो रहा था हम चाची रहमते के घर पहुंचेंगे और मसला हल हो जाएगा, मगर वहां जमीला और चाची रहमते ने जो स्टोरी सुनाई वो भी आपके सामने है। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हम वापस हवेली इस नियत से आए थे कि जेदा से इस बाबत पूछताछ करेंगे, मगर हमारी आमद से कबल ही नंबरदार ने अपने दोनों बंदों को कहीं भेज दिया ताकि हम उनसे बात ना कर सकें। तो तुम्हारे ख्याल में राना ने यह सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक राना का इस मामले में कहीं ना कहीं कोई हाथ है? जी हाँ, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने जो महसूस किया वो बेधड़क आपसे कह दिया है। यकीन करना या न करना आपकी मर्जी है। बात यकीन करने या न करने की नहीं है बासित अली, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे अंदर तजस्सुस और शक का मादा पाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में इस जौहर की बड़ी अहमियत है, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नंबरदार नवाज ने हमारे साथ गलत बयानी करके कोई खेल खेलने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हारे इस ख्याल की तस्दीक के लिए राना को अपने अंदाज में ज़रूर चेक करूंगा। वैसे हमें एक और बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से पूछ बैठा, कौन सी बात मलिक साहब? जैसा कि तुमने महसूस किया और मैंने भी के, मैंने वजाहत करते हुए कहा, जमीला और उसकी सास चाची रहमते हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। ऐन मुमकिन है कि दरिया से मिलने वाली लाश जिस खूबसूरत औरत की है वो वाकई इनके घर में वक्त गुजार कर गई हो, और ये दोनों किसी वजह से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। जी ये तो है, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस अगर ये है तो फिर हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद बासित अली ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। 6 नवंबर की शाम पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी औरत की मौत 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात निसफ शब के बाद किसी वक्त वाक़या हुई थी। इस नामालूम औरत को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा एक ऐसे रूहानी अजाब से भी गुजारा गया था कि इसी सदमे से इसकी मौत वाक़या हो गई थी। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह होती थी कि इस बदनसीब औरत की बड़ी बेदर्दी से आबरूरेज़ी की गई थी,
और इसी असमत दरी के दौरान में इसकी रूह कब से अंसरी से परवाज गई थी। ये तस्वर ही लर्जा देने वाला था कि खूबसूरत और पुरकशिश औरत को इसकी मर्जी के खिलाफ नोचते खसोटते और इसकी मासूमियत को तार तार करते हुए मौत के घाट उतार दिया जाए। इन लम्हात में इस बदबख्त की कसम पुरसी और बेबसी का शुमार या हिसाब करना मुमकिन नहीं था। उस नामालूम औरत के पूरे बदन पर ऐसे निशानात पाए गए थे जैसे इसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हुए किसी शक्युल कल्ब शख्स ने दो चुटकियों से इसके पूरे जिस्म को नोच डाला हो। चूंकि मैं अभी तक इस बदकिस्मत औरत के हवाले से कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए इसकी लाश को मैंने सरकारी अस्पताल के मुद्दा खाने ही में छोड़ दिया था। जब तक इसका कोई वाली वारिस सामने ना आता, लाश का सद खाने में ही रहना मुनासिब था। बाद की बाद में देखी जाती। अगली सुबह मैंने एएसआई कदीर खान को एक कांस्टेबल के हमरा वजीराबाद रवाना कर दिया। मैंने इन्हें आपदा की ससुराल का एड्रेस भी लिख कर दे दिया था ताकि वो जमीला और चाची रहमते की बात की तस्दीक कर सकें। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि नामालूम औरत की शनाख्त का मामला अभी तक उलझा हुआ था। जहन को बटाने के लिए मैं दीगर कामों में लग गया। मैं थाने में बैठा अमूर थानेदारी इंजाम दे रहा था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर दो इतलात दी। मलिक साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। एक तो अपना फीका कोचवान है जी, उसने पहली इतला दी, फिर बताया, और दूसरे 3 बंदे इधर करमकोट से भी आए हैं जिनमें एक औरत और मर्द हैं जनाब। करमकोट? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और मेरा ध्यान राना नवाज की तरफ चला गया। मैंने कांस्टेबल से पूछा, फीका ने कुछ बताया? वो किस सिलसिले में मुझसे मिलने आया है? वकूए के रोज मैं जिस मकसद के लिए फीका कोचवान से मिलना चाहता था, अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। फीका ने अल्लाह बख्श के साथ मिलकर इस नामालूम औरत की लाश को दरिया से निकाला था। इस अमल के दौरान में अल्लाह बख्श ने तो निगाह उठाकर भी बरहना लाश की तरफ नहीं देखा। अलबत्ता ये एहतियात फीका कोचवान ने नहीं बरती थी। मैं इससे यही मालूम करना चाहता था कि इसने मुतवफ़ी के बदन पर तशद्दुद वगैरह के आसार या किसी जख्म के निशानात तो नहीं देखे। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह मामला साफ कर दिया था। कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब फीका कहता है कि आपने उसे याद फरमाया है, आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, फीका से कहो कि अभी जाए, मैं बाद में जब जरूरत महसूस करूंगा तो उसे बुला लूंगा। मैंने कहा, और इन बंदों को अंदर भेज दो जो करमकोट से आए हैं। ओके मलिक साहब। ये कहते हुए कांस्टेबल वापस चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग मेरे सामने बैठे थे। इनमें एक तो राना नवाज का मुलाजिम खास जेदा था, दूसरे 2 अफराद को मैं नहीं जानता था। अपने अंदाज और अतवार से वो दोनों मियाँ बीवी लगते थे। मैंने बारीक बीनी से इनका जायजा लिया, फिर जावेद और जेदा की तरफ देखते हुए पूछा, जेदा तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? हम चाची रहमते के घर से वापस आए तो तुम और मुश्ताका करमकोट छोड़कर जा चुके थे। थानेदार जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, वो सादा से लहजे में बोला। नंबरदार साहब जिधर भेजें, हम इनकार तो नहीं कर सकते ना। उन्होंने हमें एक जरूरी काम से मुरादाबाद भेजा था। रात को वापसी में काफी देर हो गई, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिरी ना दे सके। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, वैसे नंबरदार साहब ने रात ही हमें बता दिया था कि आप किस सिलसिले में हमें ढूंढ रहे थे। मैंने आपका काम रात ही को कर दिया था और सुबह इन दोनों बंदों को लेकर आपके पास आ गया हूँ। मौदा मुरादाबाद करमकोट से 5-6 मील के फासले पर जनूब में वाक़ था। मैंने जेदा से इस ज़रूरी काम की तफसील जानना मुनासिब न समझा जिसकी गर्ज से राना ने इन दोनों को मुरादाबाद भेजा था। ये सरासर वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होता और मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने जेदा के साथ आने वाले मर्द और औरत की तरफ देखते हुए सवाल किया, इन दोनों की तारीफ? थानेदार साहब, ये इदरीस और जरीना हैं। जेदा इन दोनों का तारुफ कराते हुए बोला, इदरीस की इधर करमकोट में परचून की दुकान है और ये चाची रहमते के गवांडी हैं जनाब। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो चाची रहमती के घर के साथ दूसरा जो घर बना हुआ है, ये लोग वहां रहते हैं। दोनों एक दूसरे के गवांडी यानी पड़ोसी हैं। जी जनाब। जेदा असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला, चाची रहमते और जमीला ने झूठ बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है ना? ये दोनों इस हकीकत की गवाही देंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने कितनी खालिस तहकीक की थी। जेदा फखरिया अंदाज में अपनी कारगुजारी बयान करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा,
तो ये दोनों मियाँ बीवी इस बात के गवाह हैं कि चाची रहमते के घर में कोई खूबसूरत अजनबी औरत हफ्ता 10 दिन के लिए रुकी थी। जी हाँ बिल्कुल, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं चाची रहमते के पड़ोसी मियाँ बीवी की जानिब मुतवज्जा हो गया। फिर मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया, हाँ भाई इदरीस, ये क्या माजरा है? जनाब, माजरा तो हमारी समझ में भी नहीं आया। इदरीस ने सादा से लहजे में जवाब दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि चाची रहमते के घर में हमने एक अजनबी औरत को देखा ज़रूर है। 3-4 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई थी। इदरीस ने वाज़े तौर पर अजनबी औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन मैंने फिर भी अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया, इदरीस, कहीं तुम चाची रहमती की बेटी आबदा की बात तो नहीं कर रहे? वो भी तो हफ्ता 10 दिन वहां रुककर अपने ससुराल वजीराबाद चली गई है। आप भी कैसी बातें करते हैं थानेदार साहब? वो अजीब से लहजे में बोला, आबदा को हम बचपन से जानते हैं, हमें मुगालता कैसे हो सकता है? वो औरत कोई और ही थी, उसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जनाब, जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा, आबदा का यहाँ आना और रहकर वापस जाना तो पहले का वाकया है। जिस औरत का भी जिक्र हो रहा है वो बाद में चाची रहमते के घर में आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जी मैं सच कह रही हूँ, वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। आबदा अपने खावत से नाराज होकर करमकोट आई जरूर थी और जुबैर उसे मनाकर भी ले गया था, लेकिन इस बात को 15 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया है। वो पुरस्रार औरत अचानक ही कहीं से आ गई थी और फिर अचानक ही गायब भी हो गई। मुझे तो यही लगता है कि सिराजा इस मासूम को कहीं से अगवा करके या वर्गला कर लाया था, लेकिन जमीला ने उसे रुकने नहीं दिया और वो चुपचाप कहीं निकल गई। खामखा की बात ना करो जरीना। इदरीस ने घूर कर अपनी बीवी को देखा। दूसरों के घरेलू मामलात की टोह में नहीं रहना चाहिए। पता नहीं इस औरत का क्या मामला था, हकीकत सिर्फ खुदा ही को मालूम है। ये ठीक है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन गवांडियों से भी सब छुपा नहीं रहता। मैंने जरीना की तायद में कहा, जरीना ने कुछ देखा है तो कह रही है ना? मैं तो कल ही जनाब आपको सब कुछ बताने वाली थी, जब आप पूछ-गुछ के लिए चाची रहमते के घर आए थे। जरीना ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं पहले अपने घर की दीवार के पीछे खड़े होकर और बाद में दोनों घरों की दरमियानी दीवार से कान लगाकर चाची के घर में होने वाली आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो वो तुम थी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने गुज़िश्ता रोज चाची रहमते के घर के आसपास जो महसूस किया था कि कोई कहीं छुपकर मुझे देख रहा है, तो मेरा वो एहसास बिल्कुल दुरुस्त था। अब जरीना तस्दीक कर रही थी कि वो मेरी टोह में थी। मर्दों की बनिस्बत औरतों में तजस्सुस का मादा कुछ ज्यादा ही होता है। थानेदार साहब, इदरीस मुझसे मुखातिब होते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं दुकान खुली छोड़ कर आया हूँ। मेरा 6 साल का लड़का अहमद वहाँ बैठा है। आपको जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लें। और अहमद से छोटे हामिद को मैं अपनी बहन के पास छोड़कर आई हूँ। जरीना ने इदरीस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हामिद अभी सिर्फ 2 साल का है। मैंने इनकी मजबूरी का ख्याल करते हुए इन्हें जल्दी निपटाने का फैसला कर लिया। और जरीना से पूछा, वो औरत तुम्हारे पड़ोस में आई थी, तुमसे इसका मेल जोल तो हुआ होगा, इसने तुम्हें बताया होगा उसका नाम क्या है, वो कौन है और कहाँ से आई है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मुतादिद सवालात के जवाब में इसने बताया, वो औरत एक बार भी मुझसे नहीं मिली, बल्कि यूं समझे कि इस दौरान में वो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। तुम्हारे अंदर तो तजस्सुस बहुत ज्यादा है। मैंने जरीना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें यकीनन तशवीश हुई होगी कि आखिर वो औरत कौन है। तुमने चाची रहमते के घर जाकर इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की? उन लोगों के घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थानेदार साहब, इदरीस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों सवाल पैदा नहीं होता? मैंने पूछा, कोई खास वजह? हमारे गवांडी बहुत झगड़ालू और फितनेबाज लोग हैं जनाब। इदरीस ने जवाब दिया, लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ जी, जरीना ने तवाना लहजे में कहा, ये जो जमीला है ना, ये बहुत ही सड़ीली औरत है। मेरे बच्चों से वो शदीद नफरत करती है। खुद तो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, दूसरों के बच्चों को देखकर जलती है। मेरे बच्चे घर के बाहर खेलते हैं तो इसे तकलीफ, अपने घर के अंदर शोर मचाते हैं तो इसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। डायन है पूरी, मेरे बच्चों को बददुआएं और गालियां देती रहती है मनहूस मारी।
जरीना, इदरीस ने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा, क्यों गुनाहगार होती हो? जमीला की पीठ पीछे बुराई करके नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, और फिर किसी की बद्दुआओं से क्या होता है। गिद्धों की दुआओं से अगर डंगर मरने लगे तो फिर हो गया काम। चिमार तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। मुझे तो ये जमीला किसी चिमार ही की औलाद लगती है, जरीना ने बरहमी से कहा। बुरी बात, इदरीस ने उसे दोबारा टोका। अपनी जबान गंदी ना करो जरीना, वो मेरे कलेजे के टुकड़ों को बुरा भला कहे और मैं चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं। जरीना हाथ नचाते हुए बोली, बुरे को बुरा कहने से जबान गंदी नहीं होती। इस वक्त तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कह रही है ना? इदरीस ने कदरे सख्त लहजे में कहा। घर जाकर तुम अपने दिल का गुबार धो लेना, यहाँ थाने में तमाशा नहीं बनाओ। मैं चुपचाप बैठा इन मियाँ बीवी की नोक झोंक से महजूद हो रहा था। जरीना ने शिकायती लहजे में कहा, वहां भी तो तुम मुझे रोक लेते हो। वो जब भी मेरे बच्चों के खिलाफ बकवास शुरू करती है और मैं उसे मजा चखाने का इरादा ही करती हूँ तो तुम मुझे पकड़कर घर के अंदर ले जाते हो। दिल का गुबार क्या खाक निकालूंगी? अगर कोई बुरा है तो ये जरूरी नहीं होता कि इंसान खुद भी उसके साथ बुरा ही बन जाए। इदरीस ने समझाने वाले अंदाज में कहा, भौंकने वालों को भौंकने देना चाहिए और ये इत्मीनान रखना चाहिए कि वो काटेंगे नहीं। अगर भौंकने वाले की भूं भूं कानों को भरी ना लग रही हो तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जरीना ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जरीना की बनिस्बत इदरीस अमन पसंद और सुलह जो नजर आता था। मैंने इनकी कचहरी खत्म कराने की गर्ज से कहा। मेरी मुखातिब इदरीस की बीवी थी। जरीना, क्या तुम लोग मुस्तकबिल करीब में वो घर छोड़कर कहीं और जा रहे हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उन्हें दादा नजर से मुझे देखते हुए बोली, पर दिल तो ये चाहता है कि आज ही इस कमजाद जमीला का गवान छोड़कर इतनी दूर जा बसें कि इस कमीने को छूने वाली हवा भी हम तक ना पहुंच सके। जरीना के अंदाज से यही जाहिर होता था कि जमीला की हरकतों ने इसका दिल पका दिया है। मेरा यक मुलाकाती जाती तजर्बा भी यही था कि जमीला गरम मिजाज की एक चंट औरत थी जिसकी आंखें हर वक्त हरकत में रहती थीं, जैसे वो बैक वक्त चारों जानिब की खबरगिरी कर रही हो। बस तो फिर ठीक है, मैंने जरीना की जानिब देखते हुए कहा। अगर अभी जमीला के पड़ोस में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो अल्लाह जंग व जद्दाल के बहुत से मौके देगा। वो अपनी आदत से बाज आने वाली नहीं। जब भी वो तुम्हारे बच्चों को डांट टपट शुरू करे तो तुम भी अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाना। एक ही बार अपने दिल का सारा गुबार धो डालना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखा, फिर कहा, फिलहाल हम लोग काम की बातें कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इदरीस ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। थानेदार साहब, आपको जो भी पूछना है बस जल्दी से पूछ लें ताकि हम वापस करमकोट जा सकें। मैंने अपनी मेज की दराज खोलते हुए कहा। जरीना, तुमने तो उस अजनबी औरत को खूब अच्छी तरह देख रखा है। अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगी? जी हाँ, क्यों नहीं, वो बड़े वसूख से बोली। उसका एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज है जी। क्या इसकी तस्वीर देखकर भी तुम उसे पहचान सकती हो? मैंने दराज में से एक भूरा लिफाफा निकालते हुए इस्तफसार किया। जी जरूर, बहुत आसानी से, वो बड़े वसूख से बोली। पोस्टमार्टम से पहले सरकारी फोटोग्राफर ने नामालूम औरत की लाश की चंद तस्वीर बना ली थी, जिनमें से एक पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के साथ मुझे भेज दी गई थी। मैंने भूरे लिफाफे में से मज़कूरा तस्वीर निकालकर जरीना की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहती हो? उसने एक लम्हा तस्वीर को देखा, फिर बड़े एतमाद से बोली, जी बिल्कुल, ये वही औरत है जनाब जिसे मैंने जमीला के घर में देखा था। मगर वो लम्हे भर को रुकी, फिर उलझन ज़्यादा लहजे में बोली, इसने सफेद चादर क्यों ओढ़ रखी है और ये सोई हुई क्यों है? क्या ये बीमार है? अब ये बदनसीब ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां ये कभी बीमार नहीं होगी। मैंने इंकशाफ अंगेज अंदाज में कहा, ये पोस्टमार्टम से पहले ली गई इसकी तस्वीर है। ओह, इदरीस मेरी बात की तह में पहुंच गया। इसने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसको क्या हादसा पेश आया है थानेदार साहब? लफ्ज हादसे पर जरीना के चेहरे पर तशवीश उभरी। उसने ससराती हुई आवाज में मुझसे पूछा, क्या ये मर गई है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मियाँ बीवी को सूरत हाल से आगाह किया।
जेदा और मुश्ताका इस नामालूम खूबसूरत औरत को पेश आने वाले हादसे से कल ही बाखबर हो चुके थे। जरीना और इदरीस की लाइल्मी इस अमर की गुमार थी कि जेदा ने इन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इस बदनसीब की जान किसने ली है? जरीना ने मुझसे पूछा। मैं यही पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया, और इससे पहले ये भी मालूम करना है कि ये आखिर है कौन। मैं तो कहती हूँ जी, आप सिराजे को थाने में बंद करके पूछें। वो गहरी संजीदगी से बोली। वही इस औरत को कहीं से पकड़ कर लाया था। जरूर, मैं सिराजे से भी तफ्तीश करूंगा और इसकी बीवी और माँ से भी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप लोगों को एक काम करना है। आप हुक्म करें जी। कौन सा काम? इदरीस ने पूछा। मैंने इदरीस के सवाल का जवाब देने से पहले जेदा से सवाल किया, क्या करमकोट के लोगों को इस बात का पता है कि तुम इन दोनों को लेकर मेरे पास आए हो? नहीं जनाब, इस बात को बिल्कुल खुफिया रखा गया है। वो गहरी संजीदगी से बोला। नंबरदार साहब के मशवरे पर इदरीस और इसकी घरवाली को चुपके से हवेली बुला लिया गया था और फिर वहां से मैं इन दोनों को लेकर आपके पास आया हूँ। इसका मतलब है चाची रहमते और जमीला को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सवालिया नजर से बारी बारी इन तीनों की तरफ देखा। जी बिल्कुल नहीं, जरीना बड़े वसूख से बोली। बस यही सूरत हाल बरकरार रहना चाहिए, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम लोग जैसे चुपचाप आए हो वैसे ही खामोशी से वापस जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। और जेदा तुम, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, तुम जरा चाची रहमते पर भी नजर रखना, ये लोग कहीं इधर उधर ना जाएं। मैं आज किसी भी वक्त करमकोट के दौरे पर आ सकता हूँ। जी जरूर, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। मैंने थोड़ी देर के बाद मजीद हिदायत के साथ इन्हें थाने से रुखसत कर दिया और इस केस के नए नए पहलुओं पर गौर करने लगा। इस नामालूम औरत की शनाख्त का मामला अभी तक एक मामला बना हुआ था, ताहम एक वाज़ेह इशारा ये जरूर मिल गया था कि इस औरत के बारे में सबसे ज्यादा सिराज दीन उर्फ सिराजा ही जानता था। जरीना और इदरीस के बयानात की रोशनी में जमीला और चाची रहमते की झूठ का पोल खुल गया था। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि उन्होंने किस मकसद की खातिर झूठ बोला होगा, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो इसकी कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है और अमूमन अपने किसी जुर्म या संगीन गलती की पर्दापोशी के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। नामालूम मकतूला औरत के हवाले से जमीला और चाची रहमते से मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई थी, इसमें यही वजह कार फरमा दिखाई देती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि उन्होंने नामालूम मकतूला के अपने यहाँ कयाम से इनकार क्यों किया। ना सिर्फ उसके कयाम से इनकार, बल्कि वो तो इस बात पर भी बाजिद थी कि वो ऐसी किसी औरत को जानती तक नहीं, जबकि जरीना ने फोटो देखकर ना सिर्फ ये कि उस औरत की शनाख्त कर ली थी, बल्कि इस बात की तस्दीक भी की थी कि उसने पिछले दिनों इसी औरत को अपने पड़ोस में देखा था। उसने चंद रोज वहां कयाम किया और फिर अचानक ही गायब हो गई। जरीना के एक और पॉइंट में भी अच्छी खासी जान थी। उसका फोकस इस बात पर था कि जमीला का शौहर सिराजा इस खूबसूरत औरत को कहीं से भगा कर लाया था, ताहम जमीला ने उसे घर में टिकने नहीं दिया और वो मंजर से आउट हो गई। ये नुक्ता खासा फिक्र अंगेज और हकीकत से करीब तर था। ऐन मुमकिन था कि सिराजा उस औरत को कहीं से बहला फुसला कर ले आया हो और उससे शादी वगैरह का इरादा रखता हो, मगर जमीला ने उसकी दाल न गलने दी हो। मैंने जमीला के जो तेवर देखे थे, इनकी रोशनी में कहा जा सकता था कि वो तो सिराजा की भी दाल नहीं गलने देती होगी। अपने होने वाली सौतन की दाल वो कैसे गलने दे सकती थी। बहरहाल इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सिराजा से कड़ी पूछ-कुछ करना जरूरी था और वो हाफिजाबाद गया हुआ था। ताहम जमीला के बयान की रोशनी में वो आज कल में वापस आने ही वाला था। गोया ये केस एक आध दिन में किसी किनारे लग ही जाता। मैंने शाम से थोड़ी देर पहले करमकोट जाने का प्रोग्राम बनाया था। जाने को तो मैं जेदा एंड कंपनी के साथ भी जा सकता था, मगर दरअसल मुझे एएसआई कदीर खान की वापसी का इंतजार था। वो वजीराबाद से वापस आ जाता तो सूरत हाल ज्यादा खुलकर सामने आ जाती और मैं ज्यादा आसानी के साथ पेशकदमी कर सकता था। दोपहर के बाद कदीर खान वजीराबाद से लौट आया और इसकी रिपोर्ट ने इस केस को हतमी शक्ल दे दी। एएसआई कदीर खान वजीराबाद जाकर आबदा और उसके शौहर जुबैर से मिला था। मैंने उसे जिन हिदायत की रोशनी में वजीराबाद रवाना किया था, इसके मुताबिक जब इन मियाँ बीवी से तफ्तीश की तो जरीना और इदरीस की बात बिल्कुल सच निकली। आबदा अपने शौहर से लड़ झगड़ कर वजीराबाद से आ गई थी
और करमकोट में इसने 1 हफ्ता क़याम भी किया था। बादादा ज़ुबैर करमकोट आया था और रूठी हुई बीवी को मनाकर ले गया था, लेकिन ये 15-20 दिन पहले का किस्सा था। मुझे जिस नामालूम मकतूला औरत की तलाश थी वो आबदा की रवानगी के बाद चाची रहमते के घर में आकर ठहरी थी। आबदा ने ऐसी किसी औरत की जानकारी से अपनी लाइल्मी का इजहार किया था। मलिक साहब, ये चाची रहमते झूठी और धोखेबाज औरत है। कदीर खान ने गहरी संजीदगी से कहा, इसने किसी खास मकसद की खातिर जानबूझकर आपसे गलत बयानी की है। जुबैर की राय भी अपनी सास के बारे में अच्छी नहीं है। मेरा मशवरा है कि अगर चाची रहमते से कड़ी पूछताछ की जाए तो नामालूम मकतूला औरत के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कदीर खान, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। सिर्फ चाची रहमते ही नहीं, इसके बेटे सिराजा और बहू जमीला से भी कड़ी तफ्तीश करने की जरूरत है, मगर करमकोट जाकर नहीं बल्कि अपने थाने की हवालात में। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए एएसआई को इस तफसील से आगाह कर दिया जो मुझे थोड़ी देर पहले जरीना और इदरीस की ज़बानी पता चली थी। आखिर में मैंने इससे पूछ लिया, जुबैर ने अपनी सास के बारे में क्या कहा है? जुबैर के मुताबिक चाची रहमते एक फितना परवर और घुन्नी औरत है। कदीर खान ने जवाब दिया, वो गाहे बगाहे अपनी बेटी के कान भरती रहती है। आबदा बुनियादी तौर पर एक अच्छी औरत है, मगर माँ की उल्टी सीधी पट्टियां इसका दिमाग खराब कर देती हैं। आखिरी बार तो हद ही हो गई थी। कैसी हद कदीर खान? ये ऐसा ही सांस हमवार करने के लिए रुका तो मैंने पूछ लिया। अब की बार जो आबदा मैके आई तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कदीर खान ने वजाहत करते हुए बोला, चाची रहमते ने मुतालबा कर दिया था कि जुबैर आबदा को अपने वालिदैन के साथ न रखे बल्कि उसे अलग घर लेकर दे। जुबैर ने मुझे बताया है कि सास की तरफ से इस किस्म का मुतालबा सुनकर उसका तो दिमाग ही घूम गया था और गुस्से में आकर उसने भी कह दिया, चाची तुम अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं बीवी की खातिर अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता। बोलो चाची, बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो या इसे मेरे साथ वजीराबाद भेज रही हो? ये ऐसी नाजुक सूरत हाल थी कि चाची रहमते को पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी और जुबैर आबदा को अपने साथ वजीराबाद ले गया। जुबैर की अपने साले सिराजा के बारे में क्या राय है? मैंने रवादारी में पूछ लिया। वो सिराजा से नफरत करता है। कदीर खान ने जवाब दिया, इसके मुताबिक सिराजा कोई अच्छा आदमी नहीं, पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे धंधे करता रहता है। इसने ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इजहार भी किया है कि सिराजा चोरी के डंगर इधर उधर करता रहता है, इसीलिए वो घर से 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब भी रहता है। ये सिराजा जब हत्थे चढ़ेगा तो इस सुरमा को भी देख लेंगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी तो वो हाफिजाबाद गया हुआ है, इसकी वापसी तक हम करमकोट वाले मामले को देख लेते हैं। आपका क्या प्रोग्राम है मलिक साहब? ये ऐसा ही सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था, मैंने जवाब दिया। बस अब थोड़ी देर में मैं करमकोट के लिए रवाना हो रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि चाची रहमते वगैरह से हवालात में पूछ कुछ की जाएगी। वो मुतज़ब्ज़िब नजर से मुझे तकने लगा। हाँ तो? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में इसकी तरफ देखा। जनाब, अगर इन्हें थाने में लाकर ही पूछगिछ करना है तो फिर आप क्यों करमकोट जाने की जहमत करते हैं? वो गहरी संजीदगी से बोला, मुझे हुक्म करें, मैं इन्हें पकड़ कर ले आता हूँ। तुम अभी वजीराबाद से थके हुए आए हो। मैंने कहा, मलिक साहब, नौकरी की तो थकावट की। वो बड़ी सादगी से बोला, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अगर आप मुझे करमकोट जाने की इजाज़त दे देंगे तो मुझे खुशी होगी। एएसआई ने लफ्ज़ खुशी इस तरह अदा किया था कि मैं चौंक उठा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ये खुशी उन लोगों की गिरफ्तारी से होगी? क्या कोई और मामला है कदीर खान? समझ ले, कोई और मामला है। वो इसरारी अंदाज में बोला। ऐसे कैसे समझ लूं कदीर खान? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, जब तक तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगे। उसने मुझे खुलकर बता दिया। कदीर खान के मुताबिक इसके घर वालों ने करमकोट की एक लड़की को इसके लिए पसंद कर लिया था। एक आध माह में मंगनी वगैरह भी होने वाली थी। लड़की वालों को तो ये पता था कि जिस शख्स से वो अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हैं वो पुलिस में है, लेकिन इसके कारनामों की धूम अभी उन लोगों तक नहीं पहुंची थी। कदीर खान इस गिरफ्तारी वाले मामले को बड़े तमतराक के साथ निपटाना चाहता था ताकि करमकोट वालों को पता चल जाए कि इनका होने वाला दामाद
किस पाए का पुलिस वाला है। कदीर खान की ये ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं था, लिहाजा मैंने चाची रहमते एंड कंपनी की गिरफ्तारी के लिए उसे 2 कांस्टेबल्स की मैयत में करमकोट जाने की इजाज़त दे दी। मैंने राना नवाज के लिए एक रुक्का भी कदीर खान के हाथ भेज दिया था। इस रुक्के में मैंने नंबरदार साहब से एक खसूसी दरख्वास्त की थी, जिसकी रोशनी में कदीर खान की ख्वाहिश पूरी धूमधाम से पूरी की जा सकती थी। 8 नवंबर की सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक खुशखबरी मेरी मुंतजर थी। जुम्मा खान ने आकर बताया कि हवालाती तैयार हैं। हवलदार जुम्मा खान ने लफ्ज़ तैयार पर खसूसी जोर डाला था और हवालातियों से इसकी मुराद रहमते और इसकी बहू जमीला थी। गुज़िश्ता रात एएसआई कदीर खान इन दोनों चालबाज औरतों को गिरफ्तार करके करमकोट से थाने ले आया था। मेरी पूछताछ पर जब उन्होंने दोबारा चरित्रबाजी दिखाना शुरू की तो मैंने इन्हें हवलदार जुम्मा खान के हवाले करके अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया था। इस हवालगी का सीधा सीधा मतलब ये था कि इन औरतों की जबानों की टेढ़ को सीधा करना था, और जुम्मा खान ने अभी इस हवाले से खुशखबरी सुनाई थी, जिसका मतलब था वो दोनों सच बोलने के लिए तैयार हो गई हैं। ठीक है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ। हवलदार मुझे सलाम करके वापस चला गया। रात कदीर ने वापसी पर मुझे बताया था कि जब वो 2 कांस्टेबल्स और राना नवाज के खास बंदे जावेद उर्फ जेदा के हमरा चाची रहमते के घर पहुंचा था तो इन दोनों औरतों ने गिरफ्तारी देने से पहले अच्छा खासा हंगामा कर दिया था। उन्होंने चीख चीख कर पूरे पिंड को अपने घर के सामने इकट्ठा कर लिया था कि पुलिस इनके साथ ज्यादती कर रही है। इस मौके पर कदीर खान ने हीरोशिप का मुजाहरा करते हुए बड़े रंग ढंग और शान बान से गांव वालों को बताया था कि ये दोनों औरतें एक खूबसूरत नामालूम औरत के कत्ल के हवाले से पुलिस को मतलूब हैं। गांव वालों में से अक्सर लोगों को कदीर खान की आइंदा हैसियत का इल्म था, लिहाजा उन्होंने कदीर खान की हौसला अफजाई की थी। गांव में जमीला और चाची रहमते के हवाले से लड़ाका औरतों का तस्वर पाया जाता था। खसूसन सिराजा को अक्सर करमकोटी उसकी हरकतों की वजह से सख्त नापसंद करते थे। थोड़ी ही देर के बाद जमीला और चाची रहमते को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा और इन्हें पेश करने वाले कांस्टेबल को वापस जाने का इशारा कर दिया। अगरचे मैं मुजरमों और कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले अफराद को अपने सामने बैठने की कभी इजाजत नहीं देता, ताहम लेडीज के हवाले से मैंने हमेशा अपने रवैये में लचक का मुजाहरा किया था। मैं अपने सामने बैठी इन सास बहू को तेज नजर से घूर कर देख ही रहा था कि जमीला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, थानेदार साहब, आपके लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। ज्यादती के लफ्ज और जमीला की अदायगी पर मैं बुरी तरह चौंका और बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, कैसी ज्यादती? वो जी, जमीला वजाहत करते हुए बोली, इन्होंने हमारी जबान खुलवाने के लिए हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हम आपको बता नहीं सकते। मैंने एक गहरी इत्मीनान बख्श सांस खारिज की और कहा, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बयान नहीं किया जा सकता? आपका ये मुछैल हवलदार हमें जबरदस्ती पानी पीने पर मजबूर करता रहा। चाची रहमते नफरत भरे अंदाज में हवलदार जुम्मा खान का जिक्र करते हुए बोली, हम इसके कहने पर गिलास भर भर कर पानी पीती रहीं। हमें पता नहीं था कि ये मर जाना इसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है। जब पानी पी पी कर हमारे मसाने भर गए तो क्या? मैंने बात की तह में पहुंचते हुए पूछा। इसके आगे तू बता जमीला, चाची रहमते अजीब से लहजे में बोली। आगे बताने को रह ही क्या गया है जी, जमीला बरहमी का इजहार करते हुए बोली। जब हमारे मसाने फटने को थे और हमें बहुत शिद्दत से पेशाब की हाजत हो रही थी तो इस मरदूद हवलदार ने कहा कि अगर हम सब कुछ सच सच बता दें तो वो हमें पेशाब करने जाने देगा, वरना हम इधर ही हवालात ही में। वो बोलते बोलते रुकी और खफ्त भरी नजर से मुझे देखने लगी। तो तुम लोगों ने जबान खोलने को तरजीह दी। मैंने मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। आप हमारी बेबसी पर हंस रहे हैं? वो गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए थानेदार जी, हम औरतें हैं, अगर जबान ना खोलती तो क्या इधर हवालात ही में आपके मसंडे हवलदार के सामने अपने कपड़े खराब कर लेती? हमें नहीं पता था पुलिस वाले इतने बेहया होते हैं। चाची रहमते बिगड़े हुए लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें थानेदार पुत्र कहती रही और तुम्हारे हवलदार ने हमारे साथ ये सलूक किया है। इन दोनों औरतों की शिकायत एक हवाले से दुरुस्त थी, मगर हम पुलिस वालों की तफ्तीश की बाद मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हमें इख्तियार करना ही पड़ती हैं।
जिस शख्स पर हमें शक हो जाता है, इसकी ज़बान खुलवाने के लिए हमें बाज़ पेचीदा पुरतशद्दुद और इखलाक से गिरे हुए तरीके भी अपनाना पड़ते हैं, वरना मुजरिम इतने मासूम और शराफत के अलमबरदार नहीं होते कि हमारे एक सवाल पर वो दस्त बस्ता खड़े होकर अपने जुर्म का इकरार कर लें। ताहम दूसरे थानेदारों की बनिस्बत मैं खवातीन के साथ कदर नरमी का बर्ताव किया करता था। बाज़ थानेदार तो औरतों की ज़बान खुलवाने के लिए चूहे डालकर इनके पांचे बांधने की धमकी भी दिया करते हैं। तुम्हारी शिकायत पर मैं मुछेल हवलदार की खाल खींच लेता अगर तुम लोगों ने मेरी बात को संजीदगी से लिया होता। मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, याद है ना, मैंने परसों तुम्हारे घर में बैठकर क्या कहा था? मैंने ठोस अल्फाज में तुम दोनों पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो थाने में बंद करके तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि सारी उम्र याद करोगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने शराफत से ज़बान खोल दी, वरना मेरा हवलदार इतना आगे जा सकता था जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक रात हवालात में गुजारने और खातिर मदारात कराने के बाद इनकी सारी होशियारी, चालाकी और चरित्रबाजी धुआं बनकर नाक के रास्ते निकल चुकी थी। अभी इनमें जो इक्का दुक्का बल नजर आ रहे थे, ये रस्सी जल जाने के बाद की कैफियत थी। अब इनकी तनफन गायब हो चुकी थी और वो खौफजदा चेहरों और सरासीमा नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने मकतूला नामालूम औरत की तस्वीर जमीला की जानिब बढ़ाते हुए पूछा, यही औरत चंद दिन के लिए तुम्हारे घर में ठहरी थी ना? जी जी जी, वो लुकनत ज़दा लहजे में बोली, ठहरी थी। फिर इस रोज़ तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। चाची रहमते ने नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, वो जी, बस पुलिस की पुछ प्रतीत की वजह से हमें गलत बयानी करना पड़ी थी। हम बैठे बिठाए किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो पुलिस के सवाल जवाब से तुम्हें डर लग रहा था? मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। हमने कोई जुर्म नहीं किया थानेदार जी, जमीला मिन्नत रेज लहजे में बोली। सिराजा ने हाफिजाबाद जाते हुए सख्ती से हमें ताकीद की थी कि अगर पुलिस इधर आकर कोई पूछ पड़ताल करे तो हमें इस औरत के बारे में कुछ नहीं बताना। तो इसका मतलब है सिराजा को इस बात का पता था कि पुलिस इस औरत के बारे में तफ्तीश करते हुए तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा सकती है। मैंने टटोलती हुई नज़र से जमीला को देखा। पता नहीं जी, इसके जहन में क्या था? वो सादा से लहजे में बोली। उसने हाफिजाबाद जाते हुए हमसे जो कहा था हमने वही किया था जी। एक लम्हे के लिए मुझे शक हुआ कि सिराजा को इस बात की खबर हो गई थी कि इस औरत की लाश दरिया में से दरियाफ्त हो चुकी है। जब ही वो सुबह ही सुबह इस दिन हाफिजाबाद के लिए रवाना हो गया था। इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने जमीला से सवाल किया, सिराजा इसी दिन हाफिजाबाद गया है ना, जिस रोज़ हम तुम्हारे घर आए थे? जी जी जी, इसी सुबह, वो जल्दी से बोली। और ये भी सच है कि सिराजा ही इस औरत को कहीं से लेकर आया था। मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पूछा, बताओ बदकिस्मत खूबसूरत औरत कौन थी और सिराजा किस मकसद से इसे कहाँ से भगा कर लाया था? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उसे चेक करने की खातिर अंधेरे में एक तीर छोड़ा। जमीला, मैंने सुना है सिराजा इस औरत से शादी करना चाहता था, मगर तुमने रौला डाल दिया और मजबूरन वो घर छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो औरत सिराजा ही के साथ आई थी। जमीला असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने घर में कोई रौला डाला था। झूठ क्यों बोलती है जमीला? चाची रहमते चमक कर बोली, जो सच है वो थानेदार को बता, वरना ये लोग दोबारा हमें पानी पिला पिला कर मार डालेंगे। चाची रहमती की बात से ये तो वाज़ेह हो गया था कि जमीला ने जवाब देते हुए कोई गड़बड़ कर दी थी। मैंने खा जाने वाली नज़र से घूर कर इस तेज तरार औरत की तरफ देखा, फिर इसकी सास की जानिब मतवज्जा हो गया। चाची, मैं तुम्हारी बहू की बात पर भरोसा नहीं कर सकता, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जो सच है वो तू अपनी जबान से बता दे। पुत्र थानेदार, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, सच्ची बात यह है कि शकीला सिराजा को लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से मिली थी। शकीला कौन? मैंने चौंक कर चाची रहमते की तरफ देखा। वही औरत जी, जिसकी वजह से ये सारा पवाड़ा पड़ा हुआ है। चाची रहमते बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, आपको बताया है ना, सिराजा डंगरों की खरीद व फरोख्त का काम करता है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसका आना जाना रहता है। एक दिन वो लाला मूसा के स्टेशन से ट्रेन में बैठकर वजीराबाद की तरफ आने वाला था कि प्लेटफार्म पर शकीला से इसकी मुलाकात हो गई।
थोड़ी देर को रुककर इसने एक बोझल सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, सिराजे का हर किस्म के बंदों से मिलना जुलना रहता है। ये बंदे को देखकर एक नजर ही में पहचान जाता है कि इसके साथ किस किस्म का मामला है। शकीला पर निगाह पड़ते ही वो समझ गया कि ये लड़की घर से भागी हुई है। सिराजे ने किसी तरह बहला फुसलाकर शकीला से इसके दिल का हाल मालूम कर लिया और इसे अपने साथ घर ले आया। बस ये बात है जनाब, बस इतनी सी बात नहीं है चाची, जमीला जले कटे अंदाज में बोली। ये ठीक है कि शकीला अपने घर से भागी हुई लड़की थी और सिराजा हमदर्दी के दो बोल बोलकर उसे अपने साथ ले आया था, मगर घर लाते ही इसकी नीयत खराब हो गई थी इस गोरी चिट्टी औरत पर। ऐ जमीला, बकवास नहीं कर, चाची रहमते ने बरहमी से कहा। सिराजे की नीयत को खराब क्यों कह रही है? वो तो इसे निकाह करना चाहता था। सिराजा मर्द है और मर्द तो एक से ज्यादा शादियां करते ही हैं। चाची खुदा का खौफ करो, जमीला ने कड़वे लहजे में कहा। सच यही है कि सिराजा इस औरत पर अपनी नीयत खराब कर चुका था और इसे घर में डाल कर रखना चाहता था। जब मैंने शोर मचाया तो वो शादी की बातें करने लगा। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक गहरी सांस ली, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी, ये ठीक है कि सिराजा ने मेरे वावेला मचाने के बाद दूसरी शादी वाली बात निकाली थी, वरना वो तो उसे ऐसे ही घर में डाल कर रखना चाहता था। और ये भी सच है कि मैंने सिराजा की दूसरी शादी वाली बात पर भी बहुत खप डाली थी और साफ साफ कह दिया था कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम दोनों में से कोई एक इस घर में रहेगी। अगर सिराजा को इस औरत से निकाह करना है तो मुझे फारिग कर दे। देखा थानेदार पुत्र, अब ये अपने मुंह से खुद ही बता रही है, चाची रहमते ने तंदिया लहजे में कहा। इसी के कुत्तेपन से वो लड़की चुपचाप घर से निकल गई थी। इसके बाद इस बदनसीब के साथ क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। सुबह जब हम सोकर उठे तो वो गायब थी। वो मेरा कुत्तापन नहीं था बल्कि हक सच बात थी जो सबको कड़वी ही लगती है, जमीला ने जहरीले लहजे में कहा। सिराजा ने तो मुझे ये ताना भी दिया था कि मैं बांझ हूँ, इसके लिए कोई वारिस भी पैदा नहीं कर सकती। वारिस हूँ, इसने तहकीर आमेज अंदाज में गर्दन को झटका दिया और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। वारिस तो वो ऐसे कह रहा था जैसे इसकी लाखों करोड़ों की जमीन और जायदाद हो। डंगर फरोश टटपूजिया कहीं का। जबान को लगाम दे जमीला, वरना मैं गुद्दी से खींच कर बाहर निकाल दूंगी तेरी इस गंदी जबान को, चाची रहमते ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, रिज़्क़ हलाल कमा कर लाता है, इसके पास जमीन जायदाद नहीं तो क्या हुआ? तू जैसी बंजर जमीन को तो इतने अरसे से कमा कर खिला ही रहा है ना। बंजर जमीन के अल्फाज में जलती पर तेल का काम किया था। जमीला बांझ थी या सिराजा नकारा था? इस बहस में पड़े बगैर जमीला को औलाद पैदा न कर सकने के जुर्म में बंजर जमीन समझ लिया गया था। किसी भी औरत के लिए सबसे तकलीफ दह बात यह होती है कि लोग उसे बांझ समझते हों, और किसी भी मर्द के लिए सबसे ज्यादा अजियतनाक सूरत हाल ये होती है कि दूसरे इसकी मर्दानगी को शक की नज़र से देखें। लेकिन हमारे माशरे का एक जीता जागता अलमिया ये है कि अगर शादी के 2-3 साल के अंदर औलाद ना हो तो खसूसन शोहर की माँ को अपनी बहू के अंदर बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के ही बड़ा खुल्लम खुल्ला बांझपन दिखाई देने लगता है, और बाज़ कुछ ज़्यादा ही तजर्बाकार माएँ तो अपने बेटे के लिए दूसरी और तीसरी ज़रख़ेज़ ज़मीन वाली लड़की की तलाश में भी उठ खड़ी होती हैं। कमाकर खिला रहा है तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये कैसे मुमकिन था कि जमीला अपनी सास के वार पर बिलबिलाकर जवाबी हमला न करती? इसने दबते हुए लहजे में कहा। मैं भी तो सारा दिन नौकरानी बनी इस घर में काम करती रहती हूँ, और चाची तुम जैसी इसकी जबान दराज माँ को भी बर्दाश्त करती हूँ, और वो खुद तो 2-2, 3-3 दिन के लिए घर से बाहर रहता है। इसके पीछे भुगतना तो मुझे ही पड़ता है ना। सास और बहू के बीच जन्म लेने वाली ये गर्मा गर्म बहस रफ्ता रफ्ता अरूज की तरफ जा रही थी। जब मैंने देखा कि इससे कुछ हासिल नहीं बल्कि खामखा वक्त बर्बाद हो रहा है तो मदाखलत जरूरी जानी, और जमीला की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम आपस में घर जाकर खूब झगड़ा कर लेना, लेकिन यहाँ मेरे कमरे में बंदर तमाशा ना लगाओ। मैं जो भी पूछूं इसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना मजबूरन मुझे दोबारा तुम लोगों को मुछेल हवलदार के सुपर्द करना पड़ेगा। वो सारी चौकड़ी भूलकर सरसिमा निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने जमीला को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में पूछा, सिराजा के मुताबिक शकीला घर से भागी हुई कोई लड़की थी,
वो 3-4 या इससे ज्यादा दिन तुम लोगों के पास रहकर गई है। तुमने इससे ये तो जरूर पूछा होगा कि वो घर से क्यों भागी थी और ये कि इसका घर कहाँ है। हकीकत तो सोना रब ही जानता है थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। हमें तो जो सिराजे ने और जो शकीला ने बताया वही जानते हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूँ जो तुम जानती हो, मैंने जोर देकर कहा। जी, शकीला के मुताबिक इसका ताल्लुक चांद नगर नामी एक गांव से था। जमीला ने बताना शुरू किया। चांद नगर लाला मूसा से 2 मील मगरब में वाक़िया एक छोटा सा गांव है। शकीला के माँ बाप बल्कि इसका बाप इसकी शादी एक 60 साला बूढ़े से कराना चाहता था। ये रिश्ता उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर घर में इसकी कोई सुनने वाला नहीं था। शकीला ने यह भी बताया कि इसका बाप सौतीला है और इसने किसी बूढ़े जमींदार से तगड़ी रकम पकड़ ली थी और हर कीमत पर वो शकीला की शादी उस बूढ़े से करना चाहता था। इन हालात में शकीला ने यही मुनासिब समझा कि वो घर से भाग जाए। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा। अल्लाह ने सबब बनाया भी तो जमीला तुमने उसे टिकने नहीं दिया। चाची रहमते ने जमीला के जख्मों पर मिर्च छिड़कते हुए कहा, वो बदनसीब अगर सिराजे से निकाह कर लेती तो तुम दोनों की जिंदगी में बाहर आ जाती। दोनों की जिंदगी में, जमीला ने नफरत भरे लहजे में चबा चबा कर अदा किया। कौन दोनों चाची? मैं और शकीला, चाची रहमते ने जवाब दिया। हैं? जमीला ने दीदे घुमाकर अपनी सास की तरफ देखा। जमीला की तरह मुझे भी चाची रहमते की बात पर हैरत हुई थी। मैंने रहमते की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में दरियाफ्त किया, वो कैसे चाची? तुम्हारी और शकीला की जिंदगी में बाहर कैसे आ जाती? देखो ना पुत्र थानेदार, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। इस बेचारी को घर का सुकून मिल जाता, सिराजे से निकाह करने के बाद वो घर वाली खामद वाली हो जाती और मुझे बुढ़ापे में गोद में पोते पोतियां खिलाने की खुशी मिल जाती। कौवा इस घर की मंडेर पर बैठकर काएं काएं शुरू कर देता है जहां से धुआं उठता देखता है। जमीला ने जहरखंदा अंदाज में अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, चाहे इस घर के चूल्हे में ऐसी ही आग जल रही हो। एक मरतबा फिर इनमें नए सिरे से महादाराई का सिलसिला शुरू होने वाला था, लेकिन मैंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए इन्हें सख्ती से डांटा और जमीला से कहा, अब मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ तुम दोगी और चाची तुम। मैंने रोई सुगन चाची रहमती की तरफ फेरते हुए तंबीही अंदाज में कहा, तुम बिल्कुल खामोश बैठोगी? हमारे बीच अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? थानेदार पुत्र, मैं समझ गई, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। जमीला, जब तुम्हारा खामद शकीला को अपने साथ घर लेकर आया तो इसके पास कोई सामान वगैरह भी था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। जी, एक छोटी सी पोटली थी इसके पास, वह असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने इस्तफसार किया, इस पोटली में क्या था? 2 जोड़े कपड़ों के थे, जमीला ने जवाब दिया, और जनाना इस्तेमाल की छोटी मोटी चीजें थी। और कोई जेवर वगैरह? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई, बस कानों में सोने की बालियां थीं। 5 नवंबर की सुबह दरिया से जो लाश बरामद की गई थी, इस औरत के कानों में बालियां मौजूद नहीं थी। देवरात तो रह गए एक तरफ, इस बदकिस्मत औरत के तो बदन पर भी लिबास नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। बहरहाल इस तफ्तीश के दौरान में 2 अच्छे काम ये हुए थे कि एक तो इस नामालूम मकतूला औरत का नाम मालूम हो गया था, दूसरे ये पता चल गया था कि वो मौजा चांद नगर की रहने वाली थी। अब मैं बआसानी इसके वर्षा से राब्ता कर सकता था, लेकिन इस औरत के साथ होने वाली मुबैयन ज्यादती के जिम्मेदारों को तलाश करके इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना अभी बाकी था। जब तक इसके कातिल की गर्दन मेरी गिरफ्त में ना आ जाती, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता था। मैं मजीद 10 मिनट तक घुमा फिरा कर जमीला से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, मगर मुझे अंदाजा हो गया कि वो जितना कुछ बता चुकी थी इससे ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने इन दोनों सास बहू को दोबारा हवालात में बंद कर दिया और एएसआई कदीर खान को अपने पास बुला लिया। हुक्म मलिक साहब। कदीर खान मेरे सामने बैठते हुए बोला। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और कहा, नामालूम मकतूला औरत का पता ठिकाना और नाम मालूम हो गया है। अब इसके उर्सा को इतला देने का वक्त आ गया है। इसकी लाश आखिर कब तक अस्पताल के सर्दखाने में पड़ी रहेगी? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी चांद नगर रवाना हो जाता हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला। चांद नगर एक छोटा सा गांव है। शकीला के माँ बाप को ढूंढना मुश्किल साबित नहीं होगा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। मैंने कहा तुम अभी निकल जाओ और शाम से पहले वापस आना है। ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। और कोई हुक्म मलिक साहब?
मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, कल रात को तुम करमकोट गए थे, क्या तुमने राना नवाज को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? जी मलिक साहब, वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। और नंबरदार साहब ने इसी वक्त मेरे सामने ही अपने खास मुलाजिम को जरूरी हिदायत भी दे दी थी। बस तो फिर ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। कदीर खान को रुखसत करने के बाद मैं सिराजदीन उर्फ सिराजा के बारे में सोचने लगा। इस शख्स का किरदार मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। चाची रहमते के मुताबिक वो माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का काम करता था, जिसके लिए उसे गांव गांव कस्बा कस्बा घूमना पड़ता था। जेदा के मुताबिक सिराजा डंगर चोरी के काम में भी मुलविस था। वो करमकोट में तो ऐसी हरकत नहीं करता था, अलबत्ता वो एक गांव से माल मवेशी चुराकर दूसरे गांव में फरोख्त कर देता था। मैंने गुज़िश्ता रोज कदीर खान के हाथ राना नवाज के लिए ये पैगाम भिजवा दिया था कि वो किसी से कहकर सिराजा की निगरानी का बंदोबस्त कर दे, ताकि वो जैसे ही करमकोट में कदम रखे उसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। अभी मैंने कदीर खान से इसी बाबत पूछा था। सिराजा वैसे ही इस केस में एक अहम किरदार था। मकतूला शकीला इसकी दरियाफ्त थी और वो ऐन उसी रोज सुबह करमकोट से गायब हो गया था जब दरिया में से शकीला की लाश बरामद हुई थी। और जाते हुए वो अपनी माँ और बीवी को भी ये हिदायत कर गया था कि अगर पुलिस इनसे शकीला के बारे में कोई सवाल करे तो वो अपनी लाइलमी का इजहार करें। सिराजा की इस हिदायत नुमा एहतियात से जाहिर होता था कि उसे अपने घर पर पुलिस की आमद का खदशा नहीं बल्कि यकीन था। मगर क्यों? इस क्यों का एक सीधा साधा जवाब तो यही था कि इसके दिल में किसी किस्म का चोर छुपा हुआ था। अगर उसे यकीन था कि पुलिस शकीला की ज़ात के हवाले से इसके घर आकर पूछताछ कर सकती है, तो इसका मतलब यही था कि वो शकीला को पेश आने वाले अंतोनाक वाक़े में मुलविस था। मैं असर की नमाज के बाद थाने में बैठा कदीर खान की वापसी का इंतजार कर रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर जेदा की आमद की इतला दी। राना नवाज के खास आदमी की आमद की इतला पर मैं चौंक उठा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, जेदा अकेला ही है या अपने साथ किसी लफंडर को भी लेकर आया है? लफंडर? कांस्टेबल ने उलझन ज़्यादा नजर से मुझे देखा। मुझे ये अंदाजा लगाने में चंदा कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो लफंडर के मफहूम तक नहीं पहुंच सका था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, क्या जेदा के साथ कोई ऐसा बंदा भी आया है जो अपने हुलिये और वज़ा कता से चोर उचक्का या उठाई गिरा लगता हो? जी हाँ, कांस्टेबल ने असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला, एक ऐसा बंदा है तो इसके साथ। ठीक है, इन दोनों को मेरे पास ले आओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। अभी मैंने कांस्टेबल के सामने जिस लफंडर यानी लफंगे और आवारा शख्स का जिक्र किया था, इससे मेरी मुराद जमीला का घरवाला यानी डंगर फरोश सिराजदीन उर्फ सिराजा थी। फिर जब जेदा मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी मुराद बर आई। जेदा ने मुझे सलाम करने के बाद मुसर्रत आमेज अंदाज में बताया, थानेदार साहब, ये सिराजा है, चाची रहमते का बेटा। मैंने सर तपाए सिराजे का जायजा लिया। वो आम सी शक्ल सूरत और किंग साइज हाथ पांव का मालिक एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। रंगत सांवली और सर के बाल घुंघरियाले थे। उसे देखकर मेरे जहन में इसके लिए खरकार का लफ्ज चमका था। मुझे इस बात पर शदीद हैरत हुई कि शकीला जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की इसकी बातों में आकर लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से करमकोट तक कैसे चली आई थी। मुझे सिराजा के बयान का दस्तूरी के पीछे भी कोई और ही सनसनीखेज ड्रामा छुपा नजर आ रहा था। बैठ जाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जेदा मेरी मेज के सामने बिछी दो कुर्सियों में से एक को खींच कर बैठ गया। जब सिराजे ने जेदा की देखा देखी दूसरी कुर्सी की जानिब हाथ बढ़ाया तो मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम सीधे खड़े रहो। वो शिकायती नज़र से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार जी, सारी ज्यादतियां मेरे साथ ही क्यों जनाब? ओए ज्यादती के घोड़े, मैंने तेज नज़र से घूर कर उसे देखा। हमने तुम्हारी कितनी भैंसें और बकरियां चोरी की हैं जो शिकवा कर रहे हो? जनाब, ये ज्यादती क्या कम है कि आपने पिछली रात से मेरी बूढ़ी माँ और जवान बीवी को थाने में बंद कर रखा है। वो नीम एहतजाजी अंदाज में बोला, आखिर इनका कसूर क्या है? इन दोनों का कसूर तुम हो सिराजे, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम चाची रहमते के बेटे और जमीला के घर वाले ना होते तो उन्हें पिछली रात हवालात में न गुजारना पड़ती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर मेरी वजह से? वो हैरत और उलझन की अदाकारी करते हुए बोला, मगर मैंने क्या क्या है? तुमने क्या क्या है? मैंने नफरत आमेज अंदाज में इसी के अल्फाज दोहराते हुए कहा।
तुमने जो कुछ भी किया है इसका 50% जमीला और चाची रहमते ने मुझे बता दिया है और बाकी का 50% तुम खुद बताओगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि लात जूता खाने के बाद जबान खोलो या चुपचाप शराफत से बता दो। बात खत्म करते ही मैंने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, रहीम ओए रहीमे। अगले लम्हे रहीम नामी कांस्टेबल मेरे सामने हाजिर हो गया। वो सल्यूट मारने के बाद फिदायाना लहजे में बोला, जी मलिक साहब, हवलदार जुम्मा खान से कहो कि दोनों औरतों को हवालात से निकालकर बरामदे में बिठा दे। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। उन्होंने सिराजे के काले करतूतों की बहुत सजा भुगत ली। अब इस सरकारी लमढींग की बारी है। कांस्टेबल ओके सर कहते हुए कमरे से निकल गया। फिर मैंने सिराजे की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में इस्तफसार किया, हाँ भाई मामे खान, 2-3 दिन से कहाँ सैर सपाटे करने निकले हुए थे? वो जी, मैं हाफिजाबाद गया हुआ था। उसने जवाब दिया। हाफिजाबाद में कौन है तेरा? मैंने दुरुस्त अंदाज इख्तियार करते हुए पूछा। कौन से मामे से मुलाकात करने गया था? मैं कारोबार के सिलसिले में उधर गया था जनाब। वो मोतदिल अंदाज में बोला। इसके चेहरे के तासुरात से बखूबी अंदाजा होता था कि वो इस वक्त खुद को किसी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ताहम ढीठ हड्डी और मोटी खाल का होने के बायस वो मेरे सवालात के सामने डटा हुआ था। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसके लिए 3 दिन से तुम हाफिजाबाद में घुसे हुए थे? मैंने चुभते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी मैं डंगरों की खरीदो फरोख्त करता हूँ। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। इस सिलसिले में मुझे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूमना पड़ता है। मैं हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खानिया तक जाता हूँ जी, और आले दुआले के सारे पिंड भी मेरे लिए कोई अजनबी नहीं हैं। जानवरों का कारोबार करते करते तुम खुद भी जानवर बन गए हो, मैंने तंदिया लहजे में कहा। इसीलिए एक छोटी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आई। वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा और बोला, कौन सी बात जनाब आली? अच्छा अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें? मैंने घूर कर उसे देखा और पूछा, इस अपनी बहन शकीला को लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से तुम ही अपने साथ लेकर करमकोट आए थे ना? जी हाँ। वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पता चला है इस औरत ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली है। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करो सिराजे, मैंने खूनखार लहजे में कहा। शकीला ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे बाकायदा कत्ल किया गया है, और वो भी इस तरीके से कि इसकी रूह भी कांप उठी होगी। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि इस बदनसीब का कातिल कौन है तो मैं तुम्हारी खाल खींचकर भूखे शिकारी कुत्तों को तुम पर छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारा जो भी हशर हो। वो थरथर कांपने लगा और मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। मुझे नहीं पता इसे किसने कत्ल किया है। तुम्हारे तो अच्छे भी बताएंगे, मैंने धमकी आमेज अंदाज में कहा। तुम्हारी जान एक ही सूरत में छूट सकती है और वो है सच। आप मेरी बात का यकीन करें जनाब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। आप कहें तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैं नहीं जानता शकीला के साथ क्या वाक़या पेश आया है। शकीला को तो जानते हो ना? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए तंजिया लहजे में पूछा, या इस हकीकत से भी इनकार करोगे? वो थूक निगलते हुए बोला, बस जी इसके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि इसका सौतेला बाप किसी बूढ़े से तगड़ी रकम पकड़कर इससे शकीला की शादी करना चाहता था। वो अपने बाप की उम्र से भी ज्यादा के बंदे से शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरन उसे घर से भागना पड़ा। उसने तुम्हें जो स्टोरी सुनाई तुमने यकीन कर लिया? जी। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो सादगी से बोला, तुम्हें उसने बताया था ना कि वो लाला मूसा के एक नवाही गांव चांद नगर की रहने वाली है, जो लाला मूसा से सिर्फ 2 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़या है। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो असाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ। और तुम डंगरों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में अक्सर गुजरात, लाला मूसा और खारिया के आले दुआले के गांव के चक्कर भी लगाते रहते हो, मैंने कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे यही बताया है ना? इसने एक मर्तबा फिर असाबत में गर्दन हिला दी। मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा, जब तुम्हें पता चला था कि शकीला घर से भागी हुई एक लड़की है
और लाला मूसा के रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 मील के फासले पर इसका गांव चांदनगर वाक़या है, तो तुम उसे इसके घर पहुंचाने क्यों नहीं चले गए? जनाब, मैंने आपको बताया तो है कि वो किन हालात में घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी। वो वजाहत करते हुए बोला, अगर मैं वापस उसे चांदनगर पहुंचा देता तो उसका सौतेला जालिम बाप बूढ़े खोसट से उसकी शादी कर देता तो कर देता। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम क्या इसके चाचे या मामे लगे हुए थे? जनाब, मैं तो इंसानी हमदर्दी के बायस शकीला को करमकोट ले आया था। वो कदरे मजबूत लहजे में बोला, मुझे इस गरीबनी पर बड़ा तरस आया था। गरीबनी पर बड़ा तरस आया था। मैंने तंदिया अंदाज में इसके अल्फाज दोहरा दिए, जैसे खुद तो तुम किसी गांव के चौधरी लगे हुए हो ना। हैं? मेरे इस तीखे इस्तफसार पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, तुम इंसानी हमदर्दी के नाते शकीला को अपने घर ले आए थे या इस गोरी चिट्टी और दिलकश लड़की पर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा, क्या यह दुरुस्त नहीं कि तुम शकीला को अपनी दूसरी बीवी बनाने की नीयत से घर ले आए थे? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो निगाह चुराते हुए बोला, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने यही सोचा था कि उसे घर में ले जाकर शादी कर लूँगा, लेकिन ये बात मैंने उसे लाला मूसा के रेलवे स्टेशन पर नहीं बताई थी। और घर में जब मैंने ये जिक्र निकाला तो जमीला ने एक तूफान खड़ा कर दिया, और इस तूफान की कहानी में जमीला की ज़बानी पूरी तफसील से सुन चुका हूँ। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, तुम तो शकीला की खातिर जमीला को फारिग करने पर भी तुल गए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरी बात की तायीद करते हुए बोला, मैं शकीला को अपने निकाह में ला रहा था। दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं जनाब? दूसरी शादी करना यकीनन कोई जुर्म नहीं, मगर घर से भागी हुई किसी लड़की को अपने घर में पनाह देना यकीनन एक संगीन जुर्म है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि तुम्हें इसके घर का पता ठिकाना भी मालूम था। तुम्हें पहली फुर्सत में शकीला को इसके घर पहुंचाना चाहिए था, लेकिन इस खूबसूरत जवान लड़की को देखकर तुम्हारे तो होश ठिकाने नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हारी नीयत के दांत निकल आए थे। बस जी, गलती हो गई। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, गलती हुई है तो अब उसे भुगतना भी पड़ेगा बच्चू। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, इस बदनसीब की आबरू को तार तार करते हुए मौत के घाट उतारा गया है। मैं जब तक इसकी इज्जत के लुटेरे और इसके सफाक कातिल को इबरतनाक सजा नहीं दिलवा दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और तुम मुझे उस दरिंदे तक पहुंचाओगे जिसने शकीला का हशर नशर किया है। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया जनाब। वो आजिज़ी से बोला, शकीला की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। इसकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ है या पाँव, इसका पता आज ही चल जाएगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैंने शकीला के वारसों को बुलाने के लिए अपना एक बंदा इधर चांदनगर रवाना किया हुआ है। बस वो थोड़ी देर में वापस आने ही वाला है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच बताओ, शकीला की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ खबर ना हो। जनाब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मगर मेरी बात का यकीन कर लें। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता शकीला कब मेरे घर से गायब हो गई। जब मैं सुबह सोकर उठा तो पता चला कि वो घर में नहीं है। जिस खूबसूरत लड़की से तुम शादी के ख्वाब देख रहे थे, वो चुपचाप घर से निकल गई और तुम्हें खबर ही नहीं हुई। मैंने तेज नज़र से उसे घूरा। क्या तुमने मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझ रखा है कि जो भी कहानी सुनाओगे मैं फ़ौरन यकीन कर लूँगा? सच बोलने के लिए तैयार हो या मैं तुम्हें हवलदार जुम्मा खान के हवाले करूं? थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, तुम किसी भी जाविये से बेकसूर नहीं हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि तुम डंगरों की खरीद फरोख्त के बहाने लोगों के माल मवेशी चुराने का धंधा भी करते हो। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। मम्मा, मैंने किसी के डंगर नहीं चुराए। इसकी ज़बान इनकार कर रही थी, मगर आंखों और चेहरे के तासुरात
इसकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। ये बात तो तय हो गई कि वो माल मवेशी की चोरी में घुटने घुटने धंसा हुआ था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए एक फौरी ख्याल के तहत कहा, डंगरों की चोरी तो कोई खास बात नहीं है सिराजे, मुझे तो तुम्हारे एक और संगीन जुर्म का भी सुराग मिला है। वो मुंह से कुछ नहीं बोला, सरासी में नजर से मुझे देखता चला गया। मैंने 100 सुनार की और एक लुहार की वाले फार्मूले पर अमल करते हुए सनसनीखेज अंदाज में कहा, सिराजा, क्या यह सच है कि तुम औरतों के व्यापार में भी मुलव्वस हो? एक इलाके की औरतों को मुख्तलिफ बहानों से बहला फुसलाकर तुम अपने साथ ले आते हो और फिर दूसरे इलाके में ले जाकर फरोख्त कर देते हो। इसके चेहरे और आंखों में बेपनाह खौफ उमड़ आया। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो अभी चकराकर जमीन बोस हो जाएगा। अगले ही लम्हे मेरे एहसास ने अमली शक्ल इख्तियार कर ली। बाज़ औक़ात अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर इस तरह निशाने पर जाकर बैठता है कि आपको अपनी कारकर्दगी पर यकीन ही नहीं आता। सिराजा के मामले में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे चुभते हुए तेज सवाल के जवाब में वो तेवराकर कमरे के फर्श पर जा गिरा था। ये इसकी शिकस्त का बैन सबूत था। मैंने उसे हवलदार के हवाले कर दिया था। जुम्मा खान को सिराजा पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल थाने में पहुंचा तो इस केस के आखिरी और मरकजी किरदार का सुराग भी मिल गया था। मेरा यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि सिराजा डंगरों के कारोबार के अलावा औरतों की खरीदो फरोख्त में भी मुलव्वस था। इसने इकबाल जुर्म करते हुए बताया, जनाब, ये सच है कि मवेशियों के कारोबार में ज्यादा बचत नहीं है, इसलिए आवारा घूमते फिरते मवेशियों को भी छप्पर करना पड़ जाता है। मुझे जो भी लावारिस जानवर नजर आता है उसे भी घेर कर अपने रेवड़ में शामिल कर लेता हूँ। सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं हो तुम। मैंने उसे घूरा। शकीला की तरह घर से भागी हुई कोई लड़की तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो तुम उसे भी एक कीमती जानवर समझकर अपने काबू में कर लेते हो और फिर महंगे दामों किसी कदरदान के हवाले कर देते हो। यही बात है ना? जी यही बात है। वह अजीब सी बेगैरती से बोला। लेकिन शकीला के मामले में मेरी नीयत साफ थी। मैं इससे बाकायदा शादी करना चाहता था। खुदा बुरा करे सफदर का, इसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। बात खत्म करके इसने गर्दन झुका दी। ये सफदर कौन है? मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। और इसने किस तरह तुम्हारा काम खराब कर दिया था? सफदर चौधरी इफ्तिखार का खास बंदा है जी, इसने बताया। सफदर को पता चल गया था कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई है। उसने जाकर चौधरी इफ्तिखार को बता दिया। चौधरी इफ्तिखार बहुत ही अय्याश और पहुंच वाला बंदा है जी। उसने मुझे अपनी हवेली बुलाया और शकीला को इसके हवाले करने को कहा। मैंने चौधरी इफ्तिखार को सच सच बता दिया कि मैं शकीला से शादी करना चाहता हूँ। वो ढिठाई से बोला कि शादी तो तुम 2-3 दिन बाद भी कर सकते हो। अभी तुम शकीला को 1-2 दिन के लिए मेरे हवाले कर दो। थानेदार साहब, मैं चौधरी इफ्तिखार के सामने मजबूर हो गया था। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, तुम इसी चौधरी इफ्तिखार की बात कर रहे हो ना, जो नूरपुर का चौधरी है? मौजा नूरपुर मेरे इलाके से ज़ीनी सिमत 2 मील के फासले पर वाक़या था, यानी वो दरिया के बहाव की जानिब मगरिब में वाक़या था। चौधरी इफ्तिखार की अयाशी, बदमाशी और जुल्म जबर की मैंने बहुत सी दास्तानें सुन रखी थीं, लेकिन अभी तक इस पर बराह रास्त हाथ डालने का मुझे मौका नहीं मिल सका था। जी, मैं उसी चौधरी इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ, सिराजा ने असावत में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। चौधरी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने 1-2 दिन के लिए शकीला को इसके हवाले ना किया तो वो हम दोनों के टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा। चौधरी बहुत ही जालिम इंसान है जनाब। मैं शकीला को इसके हवाले करने पर मजबूर हो गया था। मुझे क्या पता था कि वो हवस के नशे में ऐसा दरिंदा बन जाएगा कि शकीला इसकी बर्बरियत का निशाना बनकर मौत के मुंह में चली जाएगी। इसकी आवाज़ में नमी उतर आई। वो भर्राए हुए लहजे में बोला, जनाब, शकीला की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं इस सिलसिले में चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिगाड़ूंगा चौधरी का। मैंने बड़े अज़्म से कहा, मैं इसका सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। सिराजा को मैंने दोबारा हवालात में बंद कर दिया। इसके हाथ इतने भी साफ नहीं थे कि मैं इकबाल जुर्म के बाद उसे घर जाने की इजाज़त दे देता। इसने डंगरों की चोरी चकारी के अलावा लड़कियों की खरीदो फरोख्त का भी इकरार कर लिया था, जो कि एक संगीन जुर्म था।
मैं सिराजा को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसकी गवाही से तो मैं चौधरी इफ्तिखार की ऐसी कमतैसी करने वाला था। इसी रोज दोपहर से पहले मैंने चौधरी इफ्तिखार को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इसने सारा इल्ज़ाम अपने मुलाजिम सफदर पर डाल दिया। मैंने सफदर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। इस तफ्तीश के दौरान में चौधरी पहले तो मुझे खतरनाक नताइज की धमकियां देता रहा। जब इसने देखा कि मैं इसकी धमकियों से मरऊब नहीं हो रहा तो मिन्नत समाजत पर उतर आया और मेरी खिदमत का ख्याल जाहिर किया। जब वो मुझे एक भारी रकम रिश्वत में देने की पेशकश कर रहा था तो इस लम्हे मेरे तस्वर में मजलूम मकतूला शकीला का अजियत से भरा हुआ चेहरा घूम गया। मैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को कभी नहीं भूल सकता था। मैंने तेश में आकर चौधरी इफ्तिखार को लातों मुक्कों पर रख लिया और हवालात के अंदर ही इसकी वो धुलाई कर डाली कि जिसका इसने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। आइंदा रोज मैंने इस केस का चालान तैयार करके चौधरी इफ्तिखार को अदालत के हवाले कर दिया। सिराजा ने इसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का इरादा जाहिर किया तो मैंने इसकी बात मान ली। मैं हर कीमत पर चौधरी इफ्तिखार को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता था और इस सिलसिले में सिराजा की गवाही बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती थी। यह मामला तो किसी तरह निपट गया। चौधरी इफ्तिखार पर कोई 2 साल तक केस चला, फिर अदालत से उसे उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन इस केस का एक पहलू आपके जहन में चुभ रहा होगा और वो ये कि मौजा नूरपुर तो मेरे कस्बे की मगरबी सिमत में वाक़या था, यानी दरिया के ज़ेरी हिस्से में। फिर शकीला की लाश पानी में उल्टी सिमत तैरते हुए हमारे कस्बे तक कैसे पहुंच गई? पानी की मुखालिफ सिमत में तैरना किसी लाश के बस का काम नहीं। इस सिलसिले में चौधरी इफ्तिखार के खास आदमी ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। जब रात के किसी हिस्से में शकीला चौधरी के जुल्म सितम का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठी तो चौधरी ने फरीद को इसकी लाश ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी और इस शातिर शख्स ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। इसने शकीला की लाश को ऐसे मकाम पर दरिया में बुर्द किया कि ऐसा लगे लाश पीछे से कहीं बहती हुई आई है, और वाकई शुरू में मैंने ऐसा ही समझा था। ये अलग बात के बाद अज़ां एक के बाद एक हकीकत खुलती चली गई और मैं शकीला की बर्बादी के जिम्मेदार इसके कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अल्लाह भी एक हद तक ही अपनी रस्सी को दराज करता है, फिर जब वो पकड़ और जकड़ पर आता है तो बड़े बड़े फन्ने खान बेबस हो जाते हैं। कानून कुदरत के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक करने वाले ज्यादा अरसे तक आज़ाद दंदनाते नहीं फिर सकते। ऐसे नाफरमानों का इंजाम बड़ा ही भयानक और हसरतनाक होता है, जैसा कि चौधरी इफ्तिखार का हुआ। कहानी के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।